हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी क्लास है हिस्ट्री की और हम जीआईसी के लिए ये क्लास चला रहे हैं, यानी कि जीआईसी प्रवक्ता के लिए, जो कि आपका 3 मई को एग्ज़ाम लगा हुआ है इसका। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप टीजीटी और पीजीटी का 2022 वाला पेपर देने वाले हैं तो उसके लिए भी है। अगर 2026 में जैसा कि बता रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है, तो हो सकता है 2026 में भी हमारे विज्ञापन देखने को मिल जाए हमें, तो उसकी भी प्रिपरेशन हम इसमें कर रहे हैं। अगर आप डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस या फिर यूजीसी नेट लेक्चरर की, प्रोफेसर की, आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की भी, तो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम अभी हो चुका है लेकिन दोबारा से वैकेंसी आने के कयास है, और अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये क्लास आपके लिए है। फिलहाल ये क्लास हम सीजीसी, पीजीटी और जीआईसी के लिए चला रहे हैं, और हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो ज़रूर करिए प्लीज़, और आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, और ये टॉपिक आपका चल रहा था मुगल वंश, चल रहा है, और ये आज मुगल वंश की ये लास्ट क्लास है। तो 500 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला थी जिसमें हम हर रोज़ 100 प्रश्न कर रहे थे। तो आज आपकी 5वीं क्लास है ये, और 5वीं क्लास में आपका मुगल वंश पूरा फिनिश हो गया है। इससे पहले मैंने 2 टॉपिक और कराए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन और एक मध्यकालीन से कराया है। तो मैंने इस तरह से कराया है कि राष्ट्रीय आंदोलन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसलिए उस टॉपिक को मैंने फटाक से फिनिश करा दिया है। उसमें भी आपके 5 या 6 क्लासेस हुई हैं। उसके बाद मध्यकालीन संस्कृति से एक टॉपिक था आपका, उसमें आपकी 5 क्लासेस हुई हैं। उसके बाद ये मैंने टॉपिक शुरू किया मुगल वंश, क्योंकि इससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आज आपकी लास्ट क्लास है। इसके बाद हम कोई दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन वैसे ही शुरू करेंगे जैसे कि मैंने बताया, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वो मैंने पहले करा रही हूँ, और जिनमें सबसे कम क्वेश्चन आए हैं वो टॉपिक मैं बाद में कराऊंगी आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, और फिर मैं लास्ट में आपको बताऊँगी कि कल हम कौन सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो लगातार क्लास चलेगी, और ये क्लास आपकी पहले तो मैंने सुबह 10 बजे शुरू करी थी, लेकिन अब आपकी क्लास ही शाम को 6 बजे आ रही है। तो रोज़ शाम को आप 6 बजे देखना ना भूलिए। मैं पूरे 7 दिन आपको पूरा हफ्ते क्लास देती हूँ, एक भी दिन का गैप नहीं हो रहा है आपका, तो क्लास करते रहिए। और पहले से ही क्लास का शेड्यूल भी डाल देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि अगले दिन भी आपकी क्लास है। ठीक है, और काफ़ी फास्ट करा रही हूँ मैं ये। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत फास्ट हूँ तो आप मुझे बता सकते हो, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, फीडबैक दिया करिए, और क्वेश्चंस करने की कोशिश किया करिए, ताकि आपको भी पता रहे कि आप ये क्वेश्चंस कितने कर पा रहे हो। और क्वेश्चंस को ना, रिपीटेड क्वेश्चन हमें रिपीट करके ज़रूर क्वेश्चंस को करना चाहिए, नहीं तो फिर पता है क्या होता है कि आते हुए क्वेश्चंस भी फिर जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं ना तो हम गलत कर देते हैं। तो चलिए, समय ज़्यादा नहीं है, अब मई बहुत जल्दी आ जाएगी, जनवरी आप देख रहे हो ख़त्म हो चुकी है, और फरवरी हमारी शुरू हो चुकी है। तो फरवरी की में आपका ये है ना 4-5 दिन में 5वीं क्लास है, तो 5 फरवरी तक ये क्लास आपकी आज लास्ट एंड है आपके आज की क्लास का। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो हिस्ट्री काफ़ी लेंदी है और बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो समय भी इसमें लगता ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बातें हो गई हैं, और इसके अलावा मैं आपको सीटेट की भी क्लास दे रही हूँ, तो सुबह लाइव क्लास कराती हूँ। तो उसमें भी क्लास क्या, ऐसे प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ मैं आपको। तो आप सुबह मॉर्निंग में 10 से 11 के बीच में लाइव में मैं आपको क्लास दे रही हूँ, आप कर सकते हो। अगर आप टेट का एग्ज़ाम देने वाले हो, जैसा कि नोटिफिकेशन और सिलेबस भी जारी हो चुका है, और सुपर टेट का भी आपका एग्ज़ाम अब बहुत जल्दी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, सिलेबस जारी हो गया, तो उसकी भी क्लासेस मैं आपको बहुत जल्दी कराऊंगी। लेकिन हाँ, सीटेट वाला जो चल रहा है उसी में फिर मैं आपको टेट वाला भी पेपर सॉल्व करा दूंगी, मतलब पेपर लगवा दूंगी, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर उसके बाद सुपर टेट के लिए भी हम क्लासेस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, बातें बहुत हो गई। तो आज हम 401 से शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कल 400 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हमारी ये 5वीं क्लास है, तो 401 से आज हम शुरू करेंगे, और उसके बाद इसको ख़त्म करने वाले हैं हम। 500 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है ये। तो इसमें मैं आपको बता दूं, आज 500 पे ये क्लास ख़त्म नहीं होगी, ये क्लास ख़त्म होगी, मुझे खुद भी इतना ध्यान से याद नहीं है, मैं बता देती हूँ फिर भी आपको। इसमें हमारे क्वेश्चन है 534। ठीक है, तो
क्या लिखा है मैंने, हाँ, तो 401 से शुरू करेंगे और 534, यानी 34 क्वेश्चन आपके थोड़े एक्स्ट्रा हैं इसमें। तो हम रोज़ 100 क्वेश्चन करते हैं, 34 क्वेश्चन हम और करने वाले हैं आज, ठीक है। चलो शुरू करें। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा ही नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है। चलो क्लास कैसे लगती है फीडबैक ज़रूर दिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले अपना क्वेश्चन। तो फास्ट कराऊंगी ताकि बहुत जल्दी जल्दी हो, और आपको चूंकि रिकॉर्डेड क्लास मिलती है तो आप इसको 2x स्पीड पे भी देख सकते हो, पर देखो ज़रूर, क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विदेशी यात्री जिसने दारा सिको और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध को देखा था, तो वो विदेशी यात्री था फ्रैंकोइस बर्नियर, ठीक है। विदेशी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर ने दारा सिको और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध को देखा। ये फ्रांस का निवासी था, ठीक है। ये एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और एक इतिहासकार था। वो भारत में 12 वर्षों तक रहा। प्रारंभ में उसने शाहजहां के जयपुर दारासिकों के चिकित्सक के रूप में काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? तो अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी अकबर ने, ठीक है। मुगल बादशाहों में अकबर काफी शक्तिशाली था और उसने धार्मिक सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए मुहज्जरनामा जारी करवाया। उसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अबुल फजल की हत्या की थी? तो अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह देव बुंदेला ने। अकबर के 9 रत्नों में अबुल फजल का महत्वपूर्ण स्थान था। जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर को ये शंका थी कि अबुल फजल उसके खिलाफ अकबर को भड़काता है, इसलिए इसने वीर सिंह बुंदेला से उसकी हत्या करवा दी थी। चिपका, इसको चिपका देना, इसको चिपका देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म ग्रंथों को देववाणी समझता था? डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो ही जाता है बीच में। चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदू धर्म ग्रंथों को देववाणी समझता था कौन? दारा शिकोह, ठीक है। दारा शिकोह हिंदू धर्म ग्रंथों को देववाणी समझता था। शाहजहां के चारों पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ दारा सिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित, अध्येता और लेखक था। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और उपनिषदों, योग, वशिष्ठ, भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। दारा को उसकी सहिष्णुता और उदारता के लिए लेनपूल ने उसे लघु अकबर की संज्ञा दी है। यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, बाबर ने स्वयं को गाजी घोषित किया था। तो ये क्वेश्चन हम कल बहुत बार कर चुके हैं, कल की क्लास में। गाजी जो है ना, बाबर ने स्वयं को खानवा के युद्ध में किया था, और खानवा का युद्ध आपका 1527 में हुआ था, ठीक है। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर 16 मार्च 1527 को हुआ। इस युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद बाबर ने गाजी यानी कि योद्धा एवं धर्म प्रचारक की उपाधि धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्षों में आईने दहसाला कब लागू किया गया? तो आईने दहसाला लागू किया गया था 1580 में। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 में, ठीक है, कब? शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 में आईने दहशाला टोडरमल बंदोबस्त नामक एक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन लगान व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली के वास्तविक प्रणेता टोडरमल थे, इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत कर अदायगी नगद रूप में करनी पड़ती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बादशाहों में किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी? तो सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति वन एंड ओनली जहांगीर ने दी थी, ठीक है। तो 6 फरवरी 1613 को जारी एक शाही फरमान जहांगीर की ओर से द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने और मुगल राज दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त हो गई। टॉमस एल्डवर्थ के अधीन सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कोठी की स्थापना
हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लिखित नहीं है? तो तुलसीदास नहीं है। तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा का तीसरी भाग आईने अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख नहीं किया है। अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में 15 चित्रकारों के नाम गिनाए जो 100 के लगभग चित्रकारों में से, जिनमें से अधिकतर हिंदू थे, उठकर उत्कृष्ट कलाकारों की श्रेणी में पहुंच गए थे। इन चित्रकारों के नाम हैं दशवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिश्किन, फारूक, कलमल, माधु जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सावल, हरिवंश और राम। अकबर अपने कलाकारों के काम में खुद गहरी दिलचस्पी लेता था तथा हर हफ्ते कारनामों का लेखा जोखा लेता था, उनकी योग्यता और गुणवत्ता का मूल्यांकन करता था और तदनुसार उन्हें पुरस्कृत या फिर दंडित भी करता रहता था। नेक्स्ट है, जनता को झरोका दर्शन देने की प्रथा समाप्त करी। किसने करी? औरंगजेब ने। ठीक है। मुगल बादशाह औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। बादशाहत उसे न केवल अच्छा शासन करने के लिए प्राप्त हुई थी बल्कि इस्लाम की सुरक्षा और विस्तार के लिए भी प्राप्त हुई थी। औरंगजेब का मुख्य लक्ष्य उस भारत यानी कि दारुल हर्ब काफिरों का देश को दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम का देश बनाना था। उसकी नीति असहिष्णुता की थी। उसकी धार्मिक कट्टरता की नीति का मुख्य आधार उसकी धार्मिक कट्टरता की स्वयं की धारणा थी। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया, नौरोज का त्यौहार मनाना बंद कर दिया, तुलादान और झरोका दर्शन बंद कर दिया, हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाना बंद कर दिया जिन्हें अकबर ने शुरू किया था। भांग का उत्पादन बंद कर दिया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, होली, बसंत, दिवाली आदि त्यौहार मनाने भी उसने बंद कर दिए। ठीक है। नेक्स्ट है, वीरता एवं साहस के लिए शाहजहां के द्वारा बहादुर की पदवी दी गई थी। तो ये औरंगजेब को दी गई थी। शहजादे की स्थिति में औरंगजेब ने एक योग्य सेनापति और कुशल शासक प्रबंधक होने का परिचय दिया। उत्तराधिकार के युद्ध में गतिशीलता, सैन्य संगठन, नेतृत्व और अवसर का सदुपयोग करने की जिस क्षमता का परिचय उसने दिया, उसके कारण वो अपने भाइयों के विरुद्ध सफलता पा सका। उसका पहला सैनिक अभियान बुंदेलखंड के शासक जुझार सिंह के युद्ध के विरुद्ध हुआ था, जिसमें उसने सफलता प्राप्त की। उसके पश्चात औरंगजेब ने समय समय पर दक्षिण के सूबेदार, दोबाद, गुजरात के सूबेदार, बल्ख, मध्य एशिया और कंधार के आक्रमण का सेनापति के रूप में कार्य किया और सैनिक कूटनीति तथा शासन प्रबंधन की दृष्टि से अनुभव प्राप्त किया। शाहजहां ने वीरता और साहस के लिए बहादुर की पदवी इन्हें दी थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और अधोलिखित कूट से अपने उत्तर को चुनिए। ठीक है, चलो। तो लिखा है, अकबर ने 1581 में दीन ए इलाही की स्थापना की थी। तो ये बिल्कुल गलत है। 1581 में अकबर ने नहीं करी थी, 1582 में करी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, कारण कहता है कि अकबर अपने साम्राज्य में राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका ए गलत है और आर सही है। ठीक है। तो अकबर ने 1582 में दीन इलाही या तौहीद इलाही दैवी एकेश्वरवाद के रूप में प्रसिद्ध धार्मिक व्यवस्था का प्रवर्तन किया। यह एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित था। इसमें सामाजिक सुधार के कुछ सिद्धांतों के साथ 10 सद्गुणों के व्यवहार का निर्देशन देने वाली एक आचार संहिता शामिल थी। अतः कथन है कि अकबर ने दीन-ए इलाही की स्थापना 1581 में की थी। ठीक है, ये गलत है। अपनी राजपूत नीति को पुख्ता करने के लिए अकबर ने राजपूत राजाओं के यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वो अजमेर के प्रथम तीर्थ यात्रा के दौरान आमेर के राजा भारमल की ज्येष्ठ पुत्री से विवाह प्रस्ताव किया और विवाह किया। इसी तरह बीकानेर और जैसलमेर के शासकों ने भी अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहां से जारी किए जाते थे? तो शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश शाहबुर्ज से जारी किए जाते थे। शाहजहां शाहबुर्ज में शहजादों एवं प्रमुख अमीरों के साथ निजी मंत्रणा करता था तथा यहीं से अति गोपनीय कार्य का आदेश देता था। शाहजहां के समय में मुगल स्थापत्य कला अपनी श्रेष्ठता पर पहुंच गई। शाहजहां ने आगरे के किले में दीवाने आम, दीवाने खास, मक्षी भवन, शीश महल, खास महल, अंगूरी बाग, झरोका दर्शन का स्थान, शाहबुर्ज, मोती मस्जिद आदि का निर्माण कराया था। उसके काल में ही आगरा की जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, लाल किला, उसमें बनी हुई इमारतें आदि
मुख्य है। इस किले की साबुत से शाहजहां के द्वारा गोपनीय रिपोर्ट जारी किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे? तो राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे जहांगीर ने। मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए। शासक बनने के बाद जहांगीर ने सोने की मुहर चलाई, जिस पर मुगल सम्राट अकबर का चित्र अंकित करवाया। जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित करवाई थी और उसके कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूरजहां का नाम भी अंकित था। जहांगीर के कुछ सिक्कों पर उसकी आकृति हाथ में शराब का प्याला लिए हुए अंकित है। उसके समय में अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मुद्रा व्यवस्था ही चलती रही। शाहजहां के समय में भी मुद्रा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। मुगलों की मुद्राओं का प्रचलन राज्य द्वारा नियंत्रित टकसालों के माध्यम से किया जाता था। ये टकसालें राज्य के विभिन्न भागों में थी। अबुल फजल के अनुसार 1595 में सोने के सिक्के ढालने के लिए 4, चांदी के सिक्के ढालने के लिए 14 और तांबे के सिक्के ढालने के लिए 42 टकसालें साम्राज्य में थी। नेक्स्ट है, निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का निर्माण चिनकिलिच खां ने किया, जिसे बाद में मुगल बादशाह ने निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान करी। औरंगजेब की मृत्यु के अवसर पर चिनकिलिच खां बीजापुर में था। उसने औरंगजेब के पुत्रों में सिंहासन के लिए हुए उत्तराधिकार के युद्ध में कोई भाग नहीं लिया। उस युद्ध में बहादुर शाह जफर ने अपने विरोधियों को समाप्त करके मुगल सिंहासन को प्राप्त किया। उसने चिनकिलिच खां को दक्षिण भारत से हटाकर अवध का सूबेदार नियुक्त किया। बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल शहजादों में सिंहासन के लिए पुनः युद्ध हुआ। उस अवसर पर चिनकिलिच खां ने जहादर शाह के विरुद्ध फर्रुखशियर को सहायता दी। फर्रुखशियर मुगल बादशाह बनने में सफल हुआ। चिनकिलिच खां को उसकी सेवा के उपलक्ष्य में बादशाह फर्रुखशियर ने दक्षिण भारत के 6 सूबों की सूबेदारी और खानखाना तथा निजामुल उल्क बहादुर फतह जंग की उपाधि दी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लिखा कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? तो ये लिखा है गुलबदन बेगम ने। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने अपनी प्रसिद्ध कृति हुमायूंनामा में इस बात का उल्लेख किया कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और उसका जन्म 1523 के करीब हुआ था, जब बाबर काबुल पर काबिज था। उसने अपने पिता का जमाना देखा था। बाबर की मृत्यु के समय बेगम की आयु 8 वर्ष थी। हुमायूं ने उसको बड़े प्यार से रखा, जैसा कि उसने खुद लिखा है। कन्नौज की हार के बाद वो काबुल में रही और 1545 में हुमायूं की वापसी पर अति प्रसन्न हुई। उसने हुमायूं और कामरान के बीच अफगानिस्तान में हुई लड़ाइयों का जिक्र बड़े रोचक ढंग से किया है। हुमायूंनामा 2 भागों में बटा है। पहला भाग बाबर के इतिहास से संबंधित है और दूसरा हुमायूं के हालात बयान करता है। बाबर के बारे में उसने बहुत विस्तार से नहीं लिखा, क्योंकि छोटी आयु की होने की वजह से उसको बहुत सारी बातें याद नहीं रही थी। इसके लिए दूसरों से जानकारी लेनी पड़ी। हालांकि उसने बाबर के बारे में बहुत थोड़ा लिखा है, लेकिन वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1579 के महजर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था शेख मुबारक ने। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा धार्मिक और भौतिक सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करने का विधिवत कार्य अगस्त-सितंबर 1579 के महजर नामक दस्तावेज के द्वारा हुआ था। महजर जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक और उसके पुत्र फैजी व अबुल फजल के द्वारा दी गई थी। मजहर ने अकबर को यह अधिकार दिया कि उलेमा में किसी विषय में मतभेद होने की दशा में वो साम्राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किसी एक विचार को जिसे वो सर्वोत्तम समझे मान्यता दे सकता है। अकबर को रियाया यानी कि प्रजा की भलाई के लिए कोई भी फरमान जारी करने का अधिकार दिया गया, बशर्ते कि उसने कुरान के कानूनों का उल्लंघन ना हो। महजर का प्रारूप अकबर के राजकीय कवि फैजी के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे? तो वो थे औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे। औरंगजेब के काल में बड़े पैमाने पर दक्कनी अमीरों की नियुक्ति की गई, जिनसे मराठा सर्वाधिक संख्या में थे। शहजादे की स्थिति में औरंगजेब ने एक योग्य सेनापति तथा कुशल शासक प्रबंधक होने का परिचय दिया। उत्तराधिकार के युद्ध में गतिशीलता, सैन्य संगठन, नेतृत्व और अवसर का दुरुपयोग करने की जिस क्षमता का परिचय उसने दिया, उसके कारण वो अपने भाइयों के विरुद्ध सफलता पा सका। औरंगजेब
औरंगजेब ने लंबे समय तक शासन किया, जिससे उसकी शक्ति, दृढ़ता और योग्यता का लाभ साम्राज्य को प्राप्त हो सकता था। औरंगजेब को शांत, दृढ़, विस्तृत और समृद्धशाली साम्राज्य प्राप्त हुआ था। उसने उसका अत्यधिक विस्तार किया, परंतु जब भी औरंगजेब असफल हुआ, उसके समय के अंतिम दिनों में मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया था। औरंगजेब एक महान शासक था, परंतु उसकी असफलता भी अभूतपूर्व थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जाट नेताओं के नाम सूची के नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो ये है आपका गोकुल, राजाराम, चूड़ामन और सूरजमल। ठीक है, तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों के अत्याचार से दुखी होकर मथुरा के स्थानीय जाटों ने 1669 में गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। तिलपत के युद्ध में जाट परास्त हुए, गोकुल पकड़ा गया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। 1686 में जाटों ने राजाराम के नेतृत्व में विद्रोह किया। राजाराम ने कई मुगल अधिकारियों को परास्त किया और अकबर की कब्र खोदकर हड्डियों को जला दिया, परंतु 1688 में राजाराम एक युद्ध में परास्त हुआ और मारा गया। इसके बाद राजाराम के भतीजे चूड़ामन ने विद्रोह को जारी रखा। ठीक है, जाटों का ये विद्रोह औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहा और अंतोगत्वा जाटों ने मथुरा के निकट भरतपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त करी। 1756 में सूरजमल जाट राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ? तो ये हुआ था फैजी। भारत के महान सम्राट अकबर की समन्वयवादी दृष्टि ने जिस राजनीतिक सामाजिक अवस्था के सपने देखे थे, वे उसके सामने ही साकार होकर समाप्त हो गए। अकबर के तौहीद इलाही की प्रेरणा राजनीतिक रही थी, किंतु सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों पर भी उसका प्रभाव कम नहीं पड़ा था। अकबर ने अपनी प्रखर बुद्धि से उस महान जागरण के साथ भी अपने को जोड़ा है, जिसके बीच सूफी संत काव्य और कबीर तुलसी के निर्गुण काव्य में निहित थे। इस्लाम की कट्टरता को नापसंद करते हुए अकबर ने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और विचारों के साथ विचार गोष्ठियों के सिद्धांत को अनेक प्रयासों से जनता के समझ पुष्ट किया। इस महान सम्राट ने फैजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ। रामायण, महाभारत, योग, वशिष्ठ तथा वेदांत का फारसी में अनुवाद करवाया था। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से कौन राजपूत थी? तो राजपूत पत्नी थी मलिकाए जहां। ठीक है, मलिकाए जहां जो थी वो जहांगीर की राजपूत पत्नी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जहांगीर की पत्नियों में मलिकाए जहां राजपूत थी और इसका नाम था जगत गोसाई। जहांगीर ने जगत गोसाई को मलिकाए जहां की उपाधि दी थी। मुगल शासकों ने राजपूत शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए राजपूत स्त्रियों के वैवाहिक संबंध कायम किए। नूरजहां से उसका प्रेम व्यक्तिगत था और सिर्फ नूरजहां ही उसके प्रेम और सत्ता की अधिकारिणी थी। इसी प्रकार जहांगीर ने अपनी सभी पत्नियों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया। अपनी पत्नी मानबाई की मृत्यु पर उसने कई दिनों तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। स्त्रियों से उसके संबंध तत्कालीन शासकों की ही भांति थे, बल्कि देखा जाए तो उसमें अपनी पत्नियों के प्रति प्रेम की भावना उनसे कहीं अधिक थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो कलंदर कहा जाता है बाबर को। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और नवंबर 1525 में बाबर भारत को जीतने के उद्देश्य से काबुल से चला। बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा। इब्राहिम लोधी उसका मुकाबला करने के लिए पंजाब की ओर बढ़ा। दोनों की सेनाएं पानीपत के मैदान में एक दूसरे के सम्मुख पहुंच गई और 21 अप्रैल 1526 को प्रातःकाल से युद्ध शुरू हुआ और दोपहर तक उसका निर्णय हो गया। युद्ध में बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोधी मारा गया और अफगान सेना नष्ट हो गई। बाबर का तोपखाना, उसकी युद्ध नीति, मुख्यतः तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग और उसकी सेनापति की योग्यता उसकी विजय का मुख्य कारण थी। पानीपत के युद्ध ने भारत के भाग्य का तो नहीं किंतु लोधी वंश के भाग्य का निर्णय अवश्य कर दिया। पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने काबुल वासियों को एक एक सिक्का दान में दिया और बाबर को कलंदर की उपाधि से संबोधित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी? तो मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण दसवंत ने आत्महत्या कर ली थी। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है
कि अकबर किस तरह एक सामान्य से चित्रकार दशवंत, जो एक कहार का बेटा था, के काम से खुद इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनाने में योगदान दिया। इस कलाकार की कृतियां किसी मायने में विहजाद या चीनी चित्रकारों की कृतियों से कम नहीं है। इस विख्यात चित्रकार के चित्र रस्मनामा नामक पांडुलिपि के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिले। ये पांडुलिपि अब महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित है। जब दशवंत मानसिक रूप से विशिष्ट हो गया और उसने 1584 में आत्महत्या कर ली, तब ये पांडुलिपि तैयार हो रही थी। दो अन्य कृतियां भी दशवंत के द्वारा रचित मानी गई है। पहली है खानदाने तैमूरिया और दूसरी है तूतीनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो चौकोर चांदी के सिक्के का नाम था जलाली। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का नाम था जलाली। मुगल बादशाह अकबर ने अपने समय में सोना चांदी के विभिन्न तौल और मूल्यों के सिक्के चलाए और उनका पारस्परिक अनुपात निश्चित कर दिया। वे सिक्के अच्छी धातु और ठीक तौल के होते थे। इनमें से अधिकांश गोल थे, यद्यपि कुछ चौकोर भी बनाए जाते थे। बादशाह का नाम, टकसाल का नाम और जारी किए गए वर्ष के अतिरिक्त उनमें से अधिकांश पर कुरान की आयतें अंकित थी। अकबर ने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित नहीं कराई थी और इन सिक्कों को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाया गया था। इसकी ढलाई उत्तम प्रकार की थी। अकबर का सबसे बड़ा सोने का सिक्का जो था वो संशप था, जो तौल में 101 तोले के करीब था, जिनका प्रयोग बड़े लेन देनों में होता था। सोने का अधिक चलने वाला सिक्का था इलाही कहलाता था और इसका मूल्य जो है वो 10 रुपए के बराबर था। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था, जिसका वजन 175 ग्रेन था। चौकोर सिक्के को जलाली पुकारा जाता था, यद्यपि ये बहुत लोकप्रिय नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईने अकबरी कहा जाता है? तो आईने अकबरी कहा जाता है तीसरे भाग को। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल की एक प्रसिद्ध कृति है और 7 साल की मेहनत के बाद अबुल फजल ने 1597 से 98 में अकबरनामा पूरा करके अकबर के सामने पेश किया। ये 3 जिल्दों में बटा हुआ है। तीसरी जिल्द जो है वो आईने अकबरी है। आईने अकबरी अकबरनामा की जान है। इसके 5 हिस्से हैं। पहले हिस्से में 10, दूसरे में 30, तीसरे में 16 आइन है और चौथे हिस्से में हिंदुस्तान की जातियों, ऋतुओं, फसलों और कुदरती सौंदर्य का जिक्र है। हिंदुओं के राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक जीवन और उनकी न्याय प्रणाली आदि विषयों पर विस्तार से रोशनी डाली गई। आखिर में हिंदुस्तानी संतों और कुछ विदेशी सूफियों की जीवनियां भी दी गई हैं। 5वें हिस्से में सिर्फ 2 अध्याय हैं, जिनमें अकबर की कहावतें और अबुल फजल की आत्मकथा है। आईने अकबरी अकबर की शासन प्रणाली को साफ साफ बयान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था? तो यहाँ पर आंसर है मोहम्मद काजिम। ठीक है, मुगल शासक औरंगजेब का राजकीय इतिहासकार मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी था। उसने औरंगजेब के पहले 10 सालों का इतिहास लिखा। इसे आलमगीर नामा कहा जाता है। इसमें सारी महत्वपूर्ण घटनाओं और मशहूर लोगों के हालात लिखे गए हैं। दूसरे सरकारी इतिहासकारों की तरह सिराजी की पहुंच भी बहुत सारे विवरणों तक थी, जिससे उसकी विश्वसनीयता साबित होती है। जिन बातों का लिखित विवरणों में हवाला नहीं था, उनकी छानबीन करने का उसे खास हुक्म दिया गया। उसे बादशाह से सलाह लेने की भी आजादी दी गई थी। सिराजी ने औरंगजेब की खुलकर तारीफ की और उसके भाइयों को बेशुकाहा, नासुजा, तमीज कहकर रुसवा किया। शाहजहां की भी आलोचना की गई है, लेकिन उमरा को रंज नहीं किया गया। जिन अमीरों ने औरंगजेब की मुखालफत की थी, उनको भी अच्छे नामों से याद किया गया है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटना को पढ़ें और घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। ठीक है, तो चलो पता करते हैं भाई। तो देखो, सबसे पहले होता क्या है, जजिया की समाप्ति होती है। ठीक है, जजिया की समाप्ति कब हुई थी? ये हमने क्वेश्चन कल भी किया था, 1564 में होती। ठीक, उसके बाद घोड़ों को दागना शुरू हुआ। ठीक है, घोड़े दागने की जो प्रथा है वो 1573 में होती है। कहाँ लिख दिया? हाँ, ये 1564, ये होता है 1573 में घोड़ों को दागना। ठीक है, उसके बाद में घोड़ों 1580 में जो है वो प्रांतों का गठन किया गया। ठीक, और मनसबदारी व्यवस्था का जो प्रचलन होता है वो आपका 1593 में होता है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। ठीक है,
जजिया राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाने वाला व्यक्ति कर था। अबुल फजल का कहना है कि पहले के शासक इस कर को अन्य धर्मों को शक्तिहीन बनाने और उसके प्रति अपनी घृणा प्रदर्शित करने का एक साधन समझते थे, किंतु अकबर धर्मों के मध्य भेदभाव नहीं करता था और उसे अतिरिक्त राजस्व की भी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने इस कर को समाप्त कर दिया। अकबर के शासनकाल के 1593 में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का संदर्भ प्राप्त होता है। ये कोई पदवी या पद संज्ञा नहीं थी, प्रत्युत इसने मुगल प्रशासनिक सेवा अनुक्रम में किसी व्यक्ति या अमीर की स्थिति का बोध होता है। इस प्रकार मनसब का अर्थ पद या श्रेणी था तथा ये एक दुरूह प्रणाली थी। घोड़ा दागने की प्रथा 1573 में शुरू की गई, जिससे कि घोड़े की पहचान की जा सके। 1580 में अकबर ने प्रांतों का गठन किया और मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और कारण कहते हैं, तो बताइए कि कौन सा सही है। कथन कहता है कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। कारण कहता है कि सिख गुरु ने विद्रोही खुसरो का समर्थन किया था, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और जो ये है ना, ए की सही व्याख्या कौन कर रहा है, आर कर रहा है, ठीक है, तो ये भी सही है आपका। तो खुसरो 17 वर्ष की आयु का था और वो बादशाह बनने के लिए सपने देखने लगा। 6 अप्रैल 1606 में जहांगीर के बंदीगृह से भाग गया। उसने सिख गुरु अर्जुन देव का समर्थन प्राप्त किया। खुसरो के भागने की सूचना जहांगीर को कुछ ही घंटों में मिल गई। उसने एक सेना शहजादे का पीछा करने के लिए भेजी और स्वयं भी लाहौर की तरफ चल दिया। खुसरो ने भैरोवाल के मैदान में जहांगीर का मुकाबला किया, परंतु उसकी पराजय हुई और वो भाग खड़ा हुआ, लेकिन खुसरो को कैद कर लिया गया। इस प्रकार 1 माह में ही खुसरो का विद्रोह समाप्त हो गया। खुसरो के विद्रोह का एक परिणाम मुगलों और सिखों के संबंधों का खराब होना भी था, क्योंकि जहांगीर ने सिखों के गुरु अर्जुन को सहायता देने के अपराध में 2 लाख रुपया जुर्माना किया और तब गुरु अर्जुन देव ने उस जुर्माने को देने से इनकार कर दिया, तब उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। नेक्स्ट है, दिल्ली में खैरुल मानाजिल नामक मदरसे का निर्माण कराया था। तो खैरुल मानाजिल नामक मदरसे का निर्माण किसने कराया था, महामंगा ने कराया था, ठीक है, दिल्ली में। अकबर ने यह अनुभव किया कि इस्लाम को धार्मिक शिक्षा का मुख्य आधार मानकर चलना शिक्षा की प्रगति के लिए हानिकारक है। अकबर ने विभिन्न स्थानों पर मकतब और मदरसे चलवाए, हिंदू पाठशालाओं और विद्यापीठों को सहायता दी और तथा धार्मिक विद्वानों को नियुक्त किया गया। मुगल काल में दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, अंबाला, ग्वालियर, कश्मीर, इलाहाबाद, लाहौर, जौनपुर, सियालकोट आदि मुस्लिम शिक्षा के केंद्र थे। बादशाह, सरदारों और सदरों की सहायता से अनेक मकतब और मदरसे खोले गए। मकतबों और मदरसों में फारसी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। दिल्ली में खैरुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण अकबर की उपमाता महामंगा ने कराया। लखनऊ का फरहंगी महल मदरसा न्याय की शिक्षा के लिए, दिल्ली का साहबनी उल्लाह का स्कूल परंपरागत मान्यताओं की शिक्षा के लिए और सियालकोट का मदरसा व्याकरण की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्रकार और चित्रशैली पढ़ेंगे अब हम लोग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, चित्रकार और चित्रशैली। तो बसावन जो थे वो ईरानी चित्रशैली के थे, ठीक। मंसूर वनस्पति और जीव जंतु चित्रशैली के थे। मीर सैयद अली व्यंग चित्रशैली के थे और मिस्किन जो है वो यूरोपियन चित्रशैली के थे, ठीक है। तो ये सारे आपस में मिले हुए हैं। बाद में मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं ने डाली है। हुमायूं ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार विहजाद के शिष्य ख्वाजा अब्बुल समद और मीर सैयद अली को आमंत्रित किया और हुमायूं और अकबर दोनों ने ख्वाजा अब्बुल समद से चित्रकारी की शिक्षा ग्रहण की थी। अकबर के दरबार में फारसी चित्रकार अब्बुल समद, मीर सैयद अली आदि प्रमुख थे और हिंदू चित्रकारों में दसवंत, बसावन, सांवलदार, ताराचंद, जगन्नाथ, लाल मुकुंद, हरिवंश आदि। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा और मंसूर को पशु पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। आंगा राजा मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, बिशनदास, मनोहर, माधव, तुलसी, गोवर्धन आदि उसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। शाहजहां के शासनकाल में आकृति चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आई, परंतु रेखांकन और बॉर्डर बनाने में उन्नति हुई। फकीरुल्लाह, मीर हासिम, अनूप, चित्रा आदि उसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। बसावन को अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता है। इसके चित्र पर ज्ञानी प्रभाव था। बसावन की महत्वपूर्ण कलाकृति है मजनू को एक दुबले पतले घोड़े के साथ
उजाड़ क्षेत्र में भटकते हुए दिखाना। मिस्किन के चित्रों में यूरोपियन प्रभाव दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पर मासिर आलमगीरी जो है वो साकी मुश्ताक खां की है। ठीक है, साकी मुश्ताक खां की मासिर ए आलमगीरी औरंगजेब के काल का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें औरंगजेब के 11वें साल से 20वें साल तक के शासन का वर्णन मिलता है। पहले 10 सालों का इतिहास काजिम सिराजी के आलमगीर नामा का सारांश है। मुस्तैद खान ने सतनामी विद्रोह का स्पष्टीकरण बड़े रोचक अंदाज से किया। 1680 के बाद अफसरों के तबादले, नियुक्ति और तरक्की की चर्चा भी की गई और इसी वजह से सर जदुनाथ सरकार ने इसे मुगल राज्य का गजेटियर कहा है। इन स्रोतों के अलावा मुगल काल में कई और प्रकार की सामग्री जमा की गई थी जो इतिहास लिखने में मदद देती है। मुगलों में शासन प्रणाली को ठीक ढंग से समझने के लिए इस प्रकार के लिखित विवरण का सहारा लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अकील हाकी की वाकियाते आलमगीरी, सुजान राय भंडारी की खुलासत उत तवारीख, खाकी खां की मुंतखब उल लुबाब में औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता था? तो वली दक्कनी को। आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता वली दक्कनी को कहा जाता है। इनके गुरु शाह शादुल्ला गुलशन थे, जिनके निर्देशन में उन्होंने शायरी को उच्च शिखर प्रदान किया। इन्होंने दीवान नाम से पद संग्रह की रचना करी। इन्होंने 1789 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से भेंट करी और अपनी कविताएं उन्हें भेंट की। जबकि अमीर खुसरो कविताएं करता था। अमीर खुसरो को 6 सुल्तानों के अंतर्गत सेवा का मौका मिला था। आरंभ में वे बलबन के सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद की सेवा में रहे। इसके बाद बलबन के राज दरबार से संबद्ध हो गए थे। कैकुबा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह तथा गयासुद्दीन तुगलक के अंतर्गत शाही सेवा में रहे। अमीर खुसरो सूफियों, विशेष रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालाक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को किसके प्रति सचेत किया था? तो ये किया था शेर खान के प्रति। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले बाबर, जो कि 1526 से 30 तक रहा, इसने अपतुत हुमायूं को अफगान सरदार शेर खान को चालाक अफगान बताकर सचेत किया था। वास्तव में बाबर का ये आकलन एकदम सत्य निकला और शेर खान, शेरशाह सूरी, चौसा 1539 और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था, हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया तथा हुमायूं को निर्वासन में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो मनसबदार शब्द का प्रयोग राजस्व अधिकारियों के लिए किया जाता था, तो ये तो सही है। जात और सवार की संख्या से मनसबदार की श्रेणी का निर्धारण होता था, ये भी सही है आपका। नहीं, ये नहीं सही है। मनसब का विभाजन 33 श्रेणियों में किया गया था और मनसब आनुवांशिक आधार पर दिया जाता था, ये वाला है आपका। ठीक है, तो 4 और 1 होगा। मनसबदार का अर्थ था सरकारी सेवा में कोई भी पद या स्थान, अर्थात सैनिक पद या नागरिक पद। मनसबदारी आनुवांशिक नहीं थी बल्कि योग्यता के आधार पर प्रदान की जाती थी। इसको चिपका जरा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के अधीन हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% कुल मनसबदारों का 1/3 भाग थी? तो ये थी औरंगजेब के समय पर। ठीक है, हिंदू मनसबदारों की संख्या धर्मांध शासक औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक यानी कि 33% थी और इसी प्रकार औरंगजेब के द्वारा संगीत निषिद्ध करने के बाद भी सर्वाधिक संगीत का विकास भी उसी के काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। धर्मत का युद्ध, शामूगढ़ का युद्ध, बहादुरगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध। ठीक है, तो ये सारे के सारे युद्ध जो है वो औरंगजेब के युद्ध है। चलो मिलाते हैं इनको भैया। तो सबसे पहले हम धर्मत का युद्ध मिलाएंगे। धर्मत का जो युद्ध है ये हुआ था आपका 1658 में। ठीक, अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ है आपका, अप्रैल 1658 में। और बहादुरगढ़ का जो युद्ध हुआ, सॉरी सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो जून 1658 में हुआ था। ठीक, और बहादुरगढ़ का जो युद्ध हुआ है वो फरवरी 1658 में हुआ। और आपका जो देवराई का युद्ध हुआ है वो अप्रैल 1659 में हुआ। इस तरह से ये मिलेगा।
यानी कि आपका ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 2 और 4 का हो जाएगा, डी का हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये देखो यही है जो मैंने अभी बताया। ठीक है, खत्म करो इसको। दूसरा तबकाते अकबरी, इसको भी यहाँ पे हमें सुमेल करना है। ठीक है, तो तबकाते अकबरी, एक सेकेंड, तबकाते अकबरी जो है वो निजामुद्दीन अहमद की है। तारीख रशीदी मिर्जा हैदर दोगलत की। तारीख शेरशाही अब्बास खां सरवानी की। तारीख दिलकुशा भीमसेन कायस्थ की है। तबगाते अकबरी है निजामुद्दीन अहमद की। ठीक है, ऐसे मिल गया हमारा। चलो अब यहाँ पे भी मिलाना है, कौन कब आया है ना। पीटर मुंडी, रॉल्फ फिंच, विलियम हॉकिंस और टॉमस रो। ठीक है, तो पीटर मुंडी आया था आपके शाहजहां के समय पे। ठीक है, 1628 में। तो ए का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, रॉल्फ फिंच जो है वो अकबर के समय पे आया था 1585 में। ठीक है, विलियम हॉकिंस जो है वो आते हैं जहांगीर के समय पे 1608 में। टॉमस रो जो आता है वो भी जहांगीर के समय पे आता है 1615 में। ठीक है, हो गया। चलो, जहांगीर की पत्नियों में कौन राजपूत नहीं थी? तो राजपूत मेहरुन्निसा बेगम नहीं थी, करमसी थी, मलिकाए जहां थी और शाह बेगम थी। जहांगीर की पत्नी मेहरुन्निसा बेगम मुस्लिम थी, बाकी सभी राजपूत थी। मेहरुन्निसा का पिता गियास बेगम पर्शिया का रहने वाला था और अपने पिता ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की मृत्यु के पश्चात मिर्जा गियास बेग पर्शिया के अलावा अन्यत्र अपने भाग्य को आजमाने की नियत से अपने 2 पुत्रों एवं पुत्री के साथ भारत के लिए रवाना हुआ। मार्ग में कंधार के निकट उसकी पत्नी ने एक और लड़की को जन्म दिया और यही लड़की मेहरुन्निसा थी। मिर्जा गियास बेग को अकबर की सेवा में जगह मिल गई और वो अपनी योग्यता से प्रगति करता गया। जहांगीर ने अपने प्रारंभिक काल में ही उसे एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की थी। 1594 में मेहरुन्निसा की शादी अली कुली बेग के साथ कर दी गई। अली कुली बेग की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा को अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेविका नियुक्त कर दिया गया। 1611 में नौरोज के त्यौहार पर जहांगीर ने उसे देखा और उस पर आसक्त हो गया। मई 1611 में जहांगीर ने उससे विवाह कर लिया और उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में बाबर के द्वारा प्रशासनिक सुधार न करने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सही नहीं है? तो यहाँ पर उसके द्वारा काबुल में किए गए सुधार अलोकप्रिय थे एवं वहां उसे इसी कारण विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो यही वाला आपका आंसर है। ठीक है, बाकी नहीं है इसके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाबर के पास समय भी कम था, परंतु एक राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से उसका प्रमुख कार्य भारत में शुरू हुआ। जिस प्रकार उसने भारतीय और अफगान अमीरों में संतुलन बनाकर रखा और उसी प्रकार उसने बिहार और बंगाल के शासकों से व्यवहार किया, वो सफल था। अनेक अफगान सरदार उसकी कूटनीति के कारण उसके साथ मिल गए। बाबर ने विरोधी अफगानों में फूट डालने में भी सफलता प्राप्त की थी। डेनियल रास ने लिखा है कि जिस नीति से उसने सुल्तान इब्राहिम के विद्रोही सामंतों को आपस में भिड़ाया वो मैकियावेली की योग्यता से कम ना थी, लेकिन उसके समान शासन व्यवस्था, लगान व्यवस्था, कर व्यवस्था और समुचित न्याय व्यवस्था करने का प्रयत्न बाबर ने नहीं किया है। ठीक है, नीचे 2 व्यक्तित्व दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को क्या कहा गया है? कारण कहा गया है। ठीक है, तो अब बताना है कि क्या सही है। तो 1636 के पश्चात शाहजहां की दक्षिण नीति सफल रही, बिल्कुल सफल रही है। ठीक है, कारण है क्योंकि शाहजहां ने काफी समय दक्षिण में व्यतीत किया था, उसे दक्षिण का व्यक्तिगत अनुभव एवं ज्ञान था। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही हो रही है। ठीक है, तो 1621 के दक्षिण युद्ध समाप्त होने के पश्चात शाहजहां और महावत खां के विद्रोह के कारण मुगलों को दक्षिण की ओर ध्यान देने का अवसर जहांगीर के समय में प्राप्त नहीं हो सका। वास्तव में सीमा विस्तार की दृष्टि से जहांगीर के समय में मुगलों को कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, परंतु इसमें संदेह नहीं है कि दक्षिण के राज्यों पर मुगलों का दबाव बढ़ गया। शाहजहां के विद्रोह के अवसर पर मलिक अंबर ने एक बार शाहजहां की सहायता से और मुगल बादशाह का विरोध किया। स्पष्ट था कि अहमदनगर राज्य अभी मुगल सत्ता को स्वीकार करने को तैयार न था। 1526 में मलिक अंबर की मृत्यु हो गई, परंतु दक्षिण में मुगलों की स्थिति प्रायः पहले जैसी ही रही। उस समय तक अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा मुगलों के आधिपत्य में न थे। ऐसी स्थिति में 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। नीचे 2 व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को क्या कहा गया है? कारण कहा गया है। ठीक है, चलो
औरंगजेब ने मुगल दरबार में संगीत को निषिद्ध कर दिया, बिल्कुल कर दिया था। कारण था मनोरंजन के लिए उसे समय नहीं था, तो ये भैया गलत है। मनोरंजन के लिए बहुत समय था, लेकिन वो तो ए सही है और आर गलत है। ठीक है, तो औरंगजेब को छोड़कर प्रायः सभी मुगल सम्राट संगीत के शौकीन थे, अतः संगीत कला का यथोचित विकास हुआ। औरंगजेब ने मुगल दरबार में संगीत को निषिद्ध कर दिया। औरंगजेब संगीत को इस्लाम के विरुद्ध मानता था। अकबर की प्रशंसा में अबुल फजल ने लिखा है कि सम्राट संगीत पर विशेष ध्यान देते थे और इस चित्ताकर्षक राग का जो अभ्यास करता है उसकी पूरी सहायता करते थे। दरबार में हिंदू, ईरानी, तुरानी, कश्मीरी आदि अनेक नरनारी संगीतज्ञ थे। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 36 गायकों का उल्लेख किया है। इनमें तानसेन और मालवा के भूतपूर्व राजा बाज बहादुर भी सम्मिलित थे। तानसेन तो उस युग का बेजोड़ संगीतकार था। बाबर ने तो एक पुस्तक में लिखा था कि उसी तरह हुमायूं भी संगीत का शौकीन था, जहांगीर भी संगीत का शौकीन था। उसके दरबार में भी अनेक गायक थे। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी यात्री 1664 में मुगल दरबार में उपस्थित थे? तो 1664 में आपका टर्नियर था, बर्नियर था और थैनोट था, मनुची नहीं था। ठीक है, तो बर्नियर के अनुसार जहांगीर ने कुछ सराय बनवाई थी और 1631-32 में जब युद्ध में भयानक अकाल पड़ा तो शाहजहां ने वहां लंगर खुलवा दिया। औरंगजेब ने अपने अधिकारियों को अनुदेश देकर सिंचाई के लिए पुराने और बेकार कुओं की मरम्मत करवाई और नए कुएं खुदवाए। थैटनोट के अनुसार औरंगजेब के शासनकाल में शहर में होने वाली तमाम चोरियों और डकैतियों की जिम्मेदारी कोतवाल पर होती थी। यदि वो अपराधी को पकड़ने में असमर्थ रहता था तो उसे हर्जाना स्वयं भरना पड़ता था। इसका उद्देश्य कोतवाल को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना था। औरंगजेब की गद्दी पे बैठने के बाद उसकी सफलताओं पर बधाई देने के लिए शाह अब्बास बुदाक बेग के नेतृत्व में एक सर्वोच्च राजदूत मंडल भेजा गया। ठीक है, 22 मई 1661 को उसकी सुनवाई हुई, जिसका काफी बढ़ा चढ़ाकर मनुची के द्वारा रचित स्टूरियो डी मोगोर में उल्लेख किया गया है। मनुची एक इतावली यात्री था, जबकि शेष क्या थे? आपके फ्रांसीसी यात्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों के युग्मों में से किस युग में अपने प्रमुख पदों को अपदस्थ किया है? तो ये है आपका अकबर और औरंगजेब। ठीक है, अकबर और औरंगजेब के द्वारा अपने सद्रों को अपदस्थ किया गया था। सद्र उस सद्र धार्मिक मामलों, धार्मिक धन संपत्ति एवं धान विभाग का प्रधान होता था। शरीयत की रक्षा करना उसका प्रमुख कर्तव्य था। शेख अब्दुल नबी को अकबर ने 1561 से 62 में सद्र उस सद्र के पद पर नियुक्ति की थी और उस पद पर होने के कारण सभी धार्मिक अनुदानों के विषय में उसका निर्णय सर्वोपरि था। वह इस कारण उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा अत्यंत बढ़ी चढ़ी थी। 1575 से 76 में एक हुकुम जारी किया गया, जिसके अनुसार जब तक मदते माश तथा अदरार फरमानों की सदरे सुदूर के हस्ताक्षरों के द्वारा शिनाख्त नहीं होगी, उन्हें राजस्व अधिकारियों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह था कि अनुदान अधिग्राहियों का राजधानी आना व सद्र ए सुदूर से मिलना आवश्यक हो गया तथा वे अपने दावों को लेकर रिश्वत और प्रभावपूर्ण संबंधों के बल पर ही प्राप्त कर सकते थे। नेक्स्ट है, नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर। तो यहाँ पे कथन कारण वाले काफी क्वेश्चन है अब। ठीक है, चलो, तो मुगल बादशाहों ने खलीफा के स्तर को इस्लामी विश्व के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में नहीं स्वीकारा। तो ये बात बिल्कुल सही है। खलीफा मिस्र के शासक का बंदी था एवं उससे अभिप्राय था कि मिस्र के शासक की तुलना में मुगल बादशाह स्तर निम्न है। तो ये गलत है, तो ए सही है, आर गलत है। ठीक है, इस्लामी सिद्धांतों पर पूरी तरह आधारित रहकर एक विकसित हुए राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र में खिलाफत को, जिससे पहले बहुत से इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले गैर मुस्लिम सामाजिक वर्ग भी सम्मिलित थे, एक एकल इस्लामी राज्य के रूप में आकार ग्रहण कर लेना चाहिए था। जो जो खलीफा का क्रमशः अवसान होता गया और मुस्लिम राजाओं के द्वारा शासित पुश्तैनी राज्यों का उदय होता गया, तो उसकी अंतिम परिणति के रूप में विभिन्न बहुराष्ट्रीय कला वाले राज्य या साम्राज्य उभरते गए। पैगंबर की मृत्यु के बाद खलीफा मुस्लिम समुदाय के मुखिया हुए, लेकिन गजनी के सुल्तान महमूद के आगमन के साथ ही इस्लामी इतिहास में एक नए युग का उदय हुआ। खलीफा मिस्र के शासक का बंदी था। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये भी कथन कारण वाला है। मुगल काल में त्रिधात्विक मुद्राएं प्रचलन में थी। तो हाँ, बिल्कुल थी। स्वर्ण, मुहर, चांदी के रुपए और तांबे के दाम का आपसी विनिमय राज्य के द्वारा निर्धारित होता था। तो बिल्कुल होता था, लेकिन ये व्याख्या जो है वो सही नहीं, सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आपका आर है। ठीक है, व्याख्या सही है। चलो,
तो मुगल काल में सोना, चांदी और तांबे के विभिन्न तौल और मूल्यों के सिक्के चलाए गए और उनका पारस्परिक अनुपात निश्चित कर दिया गया। वे सिक्के अच्छी धातु और ठीक तौल के होते थे। इनमें से अधिकांश गोल थे, यद्यपि कुछ चौकोर भी बनाए जाते थे जिसमें बादशाह का नाम, टकसाल का नाम और जारी किए गए वर्ष के अतिरिक्त उनमें से अधिकांश पर कुरान की आयतें अंकित थी। इन सिक्कों को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाया गया था और उनकी ढलाई उत्तम प्रकार की थी। अकबर का सबसे बड़ा सोने का सिक्का संशप था जो तौल में 101 तोले के करीब था और जिसका प्रयोग बड़े लेन देनों में होता था। चांदी का अधिक चलने वाला सिक्का रुपया कहलाता था। स्वर्ण मुहर चांदी के रुपये और तांबे के दाम का आपसी विनिमय राज्य के द्वारा निर्धारित होता था। अब यहाँ पर कूट मिलाना है हमको। फ्रांसिस्को पेलशॉर्ड, एडवर्ड टेरी, निकोलाओ मनुची और विलियम फास्टर। ठीक है, तो सही मिलान उसमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। फ्रांसिस्को पेलशॉर्ड जो है वो रिमान स्ट्रेटो से मिलेंगे और एडवर्ड टेरी जो है वो वॉइस ऑफ इंडिया से मिलेंगे और निकोलाओ मनुची जो है वो स्टोरियो द मोगोर से मिलेंगे और विलियम फास्टर अली टर्वल्स इन इंडिया से मिलेंगे। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 नहीं होगा, सी का होगा 1 और डी का होगा 2, तो इसलिए गड़बड़ है ऑप्शन। ठीक है, चलो। शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था, तो ये था मुर्शीद कुली खां। शाहजहां ने मुर्शीद कुली खां का खुरासानी की सहायता से दक्षिण की लगान व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को ठीक किया। इन्होंने राजा टोडरमल और मलिक अंबर की लगान व्यवस्था के आधार पर भूमि सुधार किए। मुर्शीद कुली खां ने लगान व्यवस्था के लिए मुगलों की भूमि को 2 भागों में बांटा। पेनघाट जिसमें खानदेश और बरार का आधा भाग सम्मिलित था। दोनों भागों के शासन के लिए उसने 2 उपदीवान नियुक्त किए। उसने भूमि की पैमाइश कराई, उत्पादन के आधार पर भूमि को अलग अलग वर्गों में बांटा और किस किसान के पास कितनी और किस प्रकार की भूमि है इसका पता लगाया। उसने प्रत्येक स्थान पर ईमानदार और विश्वासपात्र अधिकारियों की नियुक्ति की। किसानों से तकाबी के रूप में उधार लिए गए धन के वसूल किए जाने पर उसे गरीब किसानों में बांट दिया गया जिससे वे बैल और बीज खरीद सके। किसानों से लगान के रूप में उत्पादन का 1/4 भाग लिया गया। मुर्शीद कुली खां के सुधार लाभकारी सिद्ध हुए। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, तो ये था विलियम हॉकिंस। ठीक है, कब आया? 1608 में आया था। ठीक है, तो विलियम हॉकिंस एक व्यापारी था और ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी। वो भारत में 1608 से 1611 तक ठहरा। वो फारसी भाषा का एक बहुत अच्छा ज्ञाता था और वो जहांगीर के द्वारा दी हुई शराब की पार्टियों में आमंत्रित किया जाता था। जहांगीर उससे बहुत प्रभावित था। हॉकिंस ने जहांगीर के व्यक्तित्व तथा उसके दिनचर्या के विषय में अत्यंत विश्वसनीय विवरण दिया। बादशाह की जवाहरातों का शौक था। किस दिन कौन कौन से और कितनी मात्रा में हीरे जवाहरात पहनने, इस हिसाब से वे विभाजित थे। यहाँ तक कि उसकी तहबी यानी कि भाला भी कीमती मोती, माणिक के हीरे, पन्ने और मूंगे की बनी होती थी। दैनिक प्रार्थना के बाद नमाज यानी कि जहांगीर बाहर आकर झरोका दर्शन देता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें मिलान करना है। ठीक है, तो गुलबदन बेगम की क्या है भाई? गुलबदन बेगम ने लिखी है हुमायूंनामा। ठीक है, गुलबदन बेगम का है हुमायूंनामा। फिर ईश्वर दास का है फुतुहाते आलमगीरी। याहिया बिन अहमद की है तारीख मुबारक शाही और अब्बास खां शेरवानी की है तारीख शेरशाही। ठीक है, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी है। औरंगजेब के शासनकाल में ईश्वरदास सागर ने फुतुहाते आलमगीरी की लिखी है। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के संरक्षण में याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा तारीख मुबारक शाही लिखी गई। अब्बास खां शेरवानी ने तारीख शेरशाही की रचना करी है। निम्नलिखित में से किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूर्ण कराया था? तो लाहौर के शालीमार बाग को शाहजहां ने पूर्ण कराया है। अकबर अपने पूर्वजों की भांति आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, अन्य स्थानों से अनेक बाग लगवाए। उसका सबसे अच्छा बाग सिकंदरा में है जहां पे उसका मकबरा है। जहांगीर तो बाग वाटिकाओं का बादशाह था। वो जहां भी गया उसने बाग बगीचे लगवाए। उसका सबसे सुंदर और चित्ताकर्षक बाग श्रीनगर में शालीमार बाग है। जहांगीर के बनाए 2 अन्य महत्वपूर्ण बागों में एक आगरे में
एतमादुद्दौला के मकबरे में है और दूसरा लाहौर में समीप शाहदरा में है। शाहजहां भी बागों का बड़ा प्रेमी था। उसने लाहौर के समीप प्रसिद्ध शालीमार बाग लगवाया। उसने शाहजहानाबाद दिल्ली के लाल किला को भी 2 भागों में खूब सजाया। इनमें हयात बाग सबसे अधिक सुंदर था। औरंगजेब ने बागों में कोई दिलचस्पी नहीं ली। उसने नए नए उद्योगों के लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं ली, फिर भी बाग बगीचे लगते ही रहे। इसी समय लाहौर की बादशाही मस्जिद के चारों ओर एक सुंदर बाग लगवाया गया था। नेक्स्ट है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो ये था भैया हमारा जेमोरिन। ठीक है, तो 1898 में वास्को डी गामा जो है वो कालीकट पर उतरा और वो बसे हुए अरबी व्यापारियों की बस्ती ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया, किंतु जेमोरिन ने पुर्तगालियों का स्वागत किया और उन्हें काली मिर्च और जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की आज्ञा दी। पुर्तगाल में वास्को डी गामा द्वारा लाया गया माल सारे अभियान के व्यय से 60 गुना अधिक व्यय पर बिकता था। 16वीं सदी में पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य सैन्य बल के प्रयोग के द्वारा अपने देश और अपने आय को समृद्ध करना था। उनका लक्ष्य था यूरोप को भेजे जाने वाले मसालों पर अधिकार स्थापित करना और अन्य एशियाई व्यापार पर नियंत्रण करना और उससे कर उगाना। पुर्तगाल के शासक पूर्वी व्यापार पर शाही एकाधिकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्प थे, जिसमें न केवल यूरोप और एशिया के प्रतिस्पर्धी देशों का अपितु निजी पुर्तगाली व्यापारियों का भी कोई दखल ना था। ठीक है, ना होता। नेक्स्ट है, यहाँ पे मिलान करना है भैया। तो काजी उल कुजात सॉरी, काजी उल कुजात जो है वो है आपके न्याय प्रशासन। मुत्सिब जो होता था वो होता था जनता का सदाचार निरीक्षक। दीवाने कुल होता था राजस्व और वित्त, और मीर बख्शी होता था सैन्य संगठन। ठीक है, तो काजी उल कुजात मुख्य न्यायाधीश था। ये न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ये सुल्तान के बाद सर्वोच्च अधिकारी था। ये राज्य के धार्मिक मामलों की देखरेख करता था। उस हैसियत से ये सद्र उस सुदूर ही समझा जाता था। राज्य का मुख्य काजी होने के नाते ये मुकदमों की सुनवाई निर्णय दिया करता था और उसके निर्णय पर पुनर्विचार भी किया जाता था। मुअत्सिफ जो है वो जनसाधारण निरीक्षण विभाग का प्रधान था। इसका काम था प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना। मुअत्सिफ ये देखता था कि मुसलमान इस्लामी विधि एवं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जीवन व्यतीत करें और निषिद्ध वस्तुओं का सेवन ना करें। प्रजा के आचरण को शुद्ध रखने हेतु अकबर ने नगरों में मदिरा का विक्रय और वैश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया। वैश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया तथा उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। दीवाने कुल अकबर ने 8वें वर्ष 1565 में दीवाने वजारत कुल का एक नया पद बनाया और उस पर सर्वप्रथम मुजफ्फर खान तुर्बाती को नियुक्त किया। ये राजस्व एवं वित्त से संबंधित था। मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रधान था, किंतु इसे प्रधान सेनापति कहना गलत होगा। उसका कार्य सैनिकों के वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित था। ये मनसबदारों की सूची तैयार करता था जिसे बादशाह के समझ प्रस्तुत करता था। सैनिकों की भर्ती, उसके शस्त्रों की व्यवस्था तथा सैनिकों का निरीक्षण भी इसके कार्य के अंतर्गत था। इसकी सहायता के लिए 3 अन्य बख्शी होते थे। इसके अतिरिक्त प्रांतों में भी बख्शी होते थे जो मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे। मीर बख्शी को वजीर के पद पर भी प्रतिष्ठित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो ये था मंसूर। जहांगीर के श्रेष्ठ चित्रकारों में मंसूर एक कुशल चित्रकार था। मंसूर को पक्षियों की चित्रकारी में सिद्धहस्तता प्राप्त थी। जहांगीर ने उसे नादिल अस्त्र की उपाधि से विभूषित किया था। नेक्स्ट है, किसने तंबाकू का सेवन निषिद्ध कर दिया? तो तंबाकू का सेवन जो है वो जहांगीर ने निषिद्ध कर दिया था। भारत में तंबाकू 1605 में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। संभवतः इसी के आसपास मक्का अमेरिका में भारत लाया गया। जहांगीर के समय तंबाकू की खेती शुरू की गई। कुछ समय के बाद बादशाह जहांगीर ने तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है, बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ कर की समाप्ति हेतु याचना करने के लिए मुगल बादशाह के पास जाने वाले बनारस के पंडितों के शिष्ट मंडल का निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? कवींद्राचार्य ने किया था। सरस्वती उपाधिधारी ये विद्वान दारा और शाहजहां का प्रिय था। इसने शाहजहां से तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया, जिससे प्रसन्न होकर 101 विद्वानों ने इसे प्रशस्ति संग्रह समर्पित किया था। नेक्स्ट है, व्यापारियों के द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल होता था? ददनी का इस्तेमाल होता था। तो व्यापारियों के द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए ददनी शब्दावली का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, कलानौर स्थान जाना जाता है, तो कलानौर स्थान जाना जाता है अकबर के सम्राट के राज्यारोहण स्थल के रूप में। ठीक है, 27 जनवरी 1556 को दिल्ली में शेरमंडल में स्थित
अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने से हुमायूं का स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु का दुखद समाचार अकबर को पंजाब के अंतर्गत गुरदासपुर से 15 मील पश्चिम में स्थित कलानौर नामक स्थान पर मिला। अकबर यहाँ सिकंदर सूर को, जो मानकोट जिले में आश्रय लिए हुए था, पराजित करने में व्यस्त था। उसके संरक्षक बैरम खान ने बड़ी ही शीघ्रता से ईंटों का सिंहासन खड़ा करवाकर 14 फरवरी 1556 को उसे बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अबुल फजल तबकाते अकबरी के नहीं है। तबकाते अकबरी के लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद है। ठीक है। मोहम्मद आरिफ के तारीख अकबर शाही है, इनायतुल्लाह के हैं तकमील अकबरनामा, और अब्दुल कादिर बदायूनी है मुंतखबुत तावारीख के। ठीक है। तो तबकाते अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद थे। उनके पिता का नाम मोहम्मद मुकीम हरवी, जो बाबर का दीवाने बयूतात था। निजामुद्दीन बहुत से हमलों में अकबर के साथ रहा। उसने गुजरात में बख्शी के पद पे काम किया। मालवा और अजमेर में भी वो ऊंचे ओहदों पर नियुक्त रहा। वो तारीख अल्फी लिखने वाले बोर्ड का भी सदस्य था। अबुल फजल की कृति अकबरनामा है, जिसे 7 साल की मेहनत के बाद उसने 1597-98 में अकबर के सामने पेश किया था। ये 3 जिल्दों में बटा था और तीसरी जिल्द आईने अकबरी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मलिक उश सोरा की पदवी प्रदान की थी? तो मलिक उश सोरा की पदवी फैजी को मिली है। ठीक है। तो अकबर के दरबार में 59 श्रेष्ठ कवियों के नामों का उल्लेख अबुल फजल ने अपने ग्रंथ में किया है, जिनमें शेख अबुल फैजी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अकबर फैजी की विद्वता से परिचित था और उसको मलिक उश सोरा कविराज की उपाधि प्रदान की थी। उसने बहुत दिनों तक फैजी के नाम पर रचनाएं की, किंतु बाद में वो फयाजी के नाम पर रचनाएं करने लगा। वो अपनी प्रसिद्ध रचना नल और दमयंती में दैविक प्रेरणा को इस परिवर्तन का कारण बताता है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस पक्ष पर हैवेल फर्गूसन और पर्सी ब्राउन ने लिखा है? तो कला और स्थापत्य कला पर लिखा है। हैवेल फर्गूसन और पर्सी ब्राउन ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कला और स्थापत्य कला पक्ष पर लिखा। एंशिएंट एंड मेडिवल आर्किटेक्चर इन इंडिया, एशियंट एंड मेडिवल आर्किटेक्चर इन इंडिया तथा इंडियन आर्किटेक्चर आदि पुस्तकें E.B. हैवेल की है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर खंड 1 एवं 2 ठीक है, फर्ग्यूसन की पुस्तक है। नेक्स्ट है, भू राजस्व वसूली हेतु ठेका दिए जाने की प्रथा के लिए शब्दावली क्या थी? तो ये थी इजारा। मुगल काल में छोटे जागीरदारों के लिए अपनी जागीर से दूर रहकर भू राजस्व वसूल करना कठिन था, अतः उन्होंने अपनी जागीरों को इजारा यानी कि भू राजस्व वसूलने का ठेका पर देना प्रारंभ किया। और कभी कभी बड़े जागीरदार भी अपनी जागीर इजारा पर दे देते थे। ये प्रथा कृषकों के लिए एक अभिशाप थी। इजारेदार अधिकाधिक लाभ अर्जित करने के लिए उनका शोषण करते थे। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में विशेषतः बहादुर शाह की मृत्यु के बाद खालसा भूमि पर भी इस प्रथा का बहुप्रचलन हो गया, जिससे कृषकों में गरीबी बढ़ी और राजकोष को भी राजस्व की उत्तरोत्तर हानि उठानी पड़ी। नेक्स्ट है, जहादर शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत बहादुर शाह प्रथम के। तो बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद 1712 में उसके 4 पुत्रों मुइनुद्दीन, बहादुर शाह, अजीमुद्दीन, रफीउद्दीन और जहां शाह के बीच उत्तराधिकार हेतु युद्ध हुआ, किंतु जुल्फिकार खां की सहायता से बहादुर शाह विजयी हुआ और राज सिंहासन पर बैठा। राज्यारोहण के समय उसकी अवस्था 51 वर्ष की थी। सम्राट बनने के बाद उसने जुल्फिकार को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नेक्स्ट है, मुगलकालीन भारत में अधोलिखित वस्तुओं में से किसका निर्यात सर्वाधिक किया जाता था? तो सूती और रेशमी वस्त्र का निर्यात सर्वाधिक होता था। प्राचीन काल से ही भारत वस्त्र निर्माण और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत रहा है। मुगलकालीन भारत में भी सूती और रेशमी वस्त्र निर्यात की एक प्रमुख वस्तु थी। सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्रों में बंगाल, गुजरात, बनारस, उड़ीसा और मालवा प्रमुख थे। इस प्रकार कासिम बाजार, मालदा, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर और बनारस रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे। कौन थे? सतीश चंद्र। तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार सतीश चंद्र थे। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो ये थे अकबर द्वितीय। मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने 1830 में राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में लंदन भेजा था। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 तक था। ये शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। ये अंग्रेजों का पेंशनर था। राजा राममोहन राय ने 1803 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य भी किया था। इंग्लैंड में राजा राममोहन राय ब्रिटिश सरकार के समक्ष मुगल बादशाह को दी जाने वाली पेंशन की अपर्याप्त राशि के संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करने गए थे और 27
सितंबर 1833 में इंग्लैंड में भी इनका देहांत हो गया। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के राज्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी दरबार की भाषा थी? तो अकबर के टाइम पे भाषा थी फारसी। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा दरबार की प्रमुख भाषा थी। इसके अतिरिक्त इस काल में फारसी भाषा के विकास के लिए शासकीय तौर पर महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। फारसी भाषा के विकास के लिए दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, ग्वालियर आदि स्थानों पर महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई। इन मकतबों और मदरसों में फारसी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। इस काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए सभी फारसी भाषा में ही लिखे गए हैं। फारसी के साथ साथ संस्कृत तथा उर्दू भाषा का भी विकास हो रहा था। नेक्स्ट है, भारत के एक भाग में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम था अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, तो भारत में यूरोपीय व्यापारियों के रूप में आने वाले सर्वप्रथम पुर्तगाली थे। जब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा 4 जहाजों के साथ कालीकट पहुंचा, तब कालीकट के शासक जेमोरिन ने उसका स्वागत किया। पुर्तगाल व्यापारियों का दूसरा अभियान 1500 में हुआ, जब पेड्रो अल्वारेज ट्रेवल कालीकट पहुंचा। उसके साथ उत्तर माशा अंतरीप के खोजकर्ता बार्थोलोमेओ डियाज भी था। इन व्यापारिक अभियानों ने पुर्तगालियों की महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया। उन्होंने अपनी नीति के तहत भारत में अपना उपनिवेश स्थापित करने के बारे में सोचना शुरू किया। परिणाम स्वरूप 1505 में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को नियुक्त किया गया, लेकिन भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जिसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। नेक्स्ट है, मुगल बादशाहों ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग दिन निर्धारित कर रखा था। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो औरंगजेब और शुक्रवार। ठीक है, तो अकबर बृहस्पतिवार, जहांगीर मंगलवार, ठीक है, न्याय प्रदान करता था, और शाहजहां बुधवार को। औरंगजेब बुधवार को न्यायिक कार्य करवाता था, शाहजहां भी बुधवार को न्याय कार्य करवाता था, जहांगीर मंगलवार को न्याय कार्य करवाता था, और अकबर बृहस्पतिवार को न्याय कार्य करवाता था। ठीक है, अकबर के शासन के अधीन दीवाने बयूतात नामक अधिकारी का क्या काम था? तो शाही कारखाने के खर्चे का परीक्षण करना। ठीक है, अकबर के शासन के अधीन दीवाने बयूतात एक प्रमुख अधिकारी था, और ये प्रमुख रूप से कारखाना विभाग से संबंधित पदाधिकारी था, जहां मीर सामा कारखाने का सबसे बड़ा अधिकारी था। इसका मुख्य कार्य अपने अधीन कर्मचारियों की देखभाल, सूबों और अन्य शहरों के कारखानों पर नियंत्रण, बादशाह के सम्मुख अपने विभाग की आवश्यकताओं को प्रस्तुत करना और बहुमूल्य वस्तुओं को बादशाह के सम्मुख प्रस्तुत करना आदि था। वहीं दीवाने बयूतात का मुख्य कार्य कारखाना विभाग के वित्तीय उत्तरदायित्व की पूर्ति करना आदि था। अपने विभाग के आय और व्यय के कागजों को बादशाह के सम्मुख प्रस्तुत करना तथा खर्च का परीक्षण करना इसका मुख्य कार्य था। नेक्स्ट है, निम्नांकित मकबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? तो ये है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा केवल भारत की भवन निर्माण कला का सुंदर उदाहरण ही प्रस्तुत नहीं करता, वरन मुगल स्थापत्य कला के विकास का परिचय भी प्रदान करता है। इस मकबरे का निर्माण उसकी प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने अपनी देखरेख में करवाया। ये मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। इसके पूर्व मकबरे के चारों ओर चारदीवारी बनाने का रिवाज नहीं था, किंतु हुमायूं के मकबरे के पश्चात इस ढंग के मकबरे का प्रचलन हुआ। इसके अतिरिक्त चारदीवारी के बाहर पेड़ पौधे लगाने की योजना का भी प्रचलन हुआ और अंदर प्रकाश जाने के लिए रोशनदानों की व्यवस्था की गई, और इन विशेषताओं के कारण हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्व रूप माना जाता है। नेक्स्ट है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 को मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उसके शव को पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसे उसकी इच्छा के अनुरूप काबुल में स्वयं उसके द्वारा चुने हुए स्थान पर दफनाया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में से कौन सा एक सत्य नहीं है? ठीक है, तो प्रत्येक मनसबदार की संस्तुति परिचय मीरबख्शी के माध्यम से होती थी, ये सही है। मनसबदारों को वेतन जागीरों के रूप में देय होता था, ये भी बात सही है। मनसबदारों को सशर्त पदेन या मशरूत पद भी प्राप्त होता था, ये भी सही है। लेकिन मनसबदार मुख्यतः वंशानुगत अधिकारी होते थे, ये गलत है। मनसबदारी व्यवस्था मुगल शासन व्यवस्था का आधार स्तंभ थी। यह एक साथ सैन्य, नागरिक और अभिजात वर्ग का मिश्रित रूप था। अबुल फजल ने मनसबदारों की 66 श्रेणियों का उल्लेख किया, हालांकि व्यवहार में केवल 33 श्रेणियां ही प्रचलन में थी। इस मनसबदारी व्यवस्था की कुछ विशेषताएं थी।
प्रत्येक मनसबदार का परिचय दरबार में मीर बख्शी के माध्यम से होता था। वहीं मनसबदार के दरबार में बैठने का स्थान निर्धारित करता था। मनसबदारों को उसका वेतन जागीर के रूप में दिया जाता था और आवश्यकता पड़ने पर अथवा यदि मनसबदार किसी ऐसी जगह नियुक्त हो जहां अधिक सेना की आवश्यकता पड़ती हो तो अल्पकाल के लिए उसके पद में वृद्धि कर दी जाती थी, जिसे मशरूत कहा जाता था। लेकिन मनसबदार वंशानुगत नहीं होते थे, बल्कि उनका जन्म समय समय पर स्थानांतरण भी किया जा सकता था तथा उन्हें मनसब पद से मुक्त भी किया जा सकता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता था? ये था कानूने हुमायूनी। कानूने हुमायूनी ख्वादमीर की रचना है। मार्च 1533 में उसने ये किताब लिखना शुरू किया और मई 1534 में पूरा किया। ये ग्रंथ हुमायूं के काल का एक समसामयिक ग्रंथ है। ख्वादमीर ने जो घटनाएं बयान की वे स्वयं उसकी आंखों देखी थी। उसने हुमायूं के वसूलों, उसके शासन संबंधी अनुभव और दरबार की नई नई रस्मों का विस्तार से उल्लेख किया। उसने हुमायूं को सिकंदर आजम, खुदा का साया जैसी पदवियां दी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो औरंगजेब एडवर्ड टेरी सही नहीं है। एडवर्ड टेरी जहांगीर के समय 1616 में आया, पीटर मुंडी 1630 में आया, टॉमस रो जो है वो 1615 में भारत आया था। मुगल भू राजस्व प्रशासन में हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है, जिसमें आप क्या समझते हैं? तो हम वास्तविक राजस्व समझते हैं। मुगल भू राजस्व प्रशासन में महसूल राज्य या प्रांत की सकल राजस्व आय के लिए प्रयुक्त किया जाता था। मुगल भू राजस्व व्यवस्था का संस्थापक अकबर था। प्रारंभ में उसने शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया था। अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में राजस्व निर्धारण की 4 मुख्य प्रणालियां प्रचलित थी: जब्ती या दहसाला प्रणाली, गल्ला बख्शी या भाओली, कनकूत, नस्क। इस काल में भू राजस्व की फसलवार नकदी अनुसूचियों के विवरण दस्तूरुल अमल में अभिलिखित किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला की कोटा कलम का आश्रयदाता था? तो कोटा कलम का आश्रयदाता था उमेद सिंह। कोटा कलम का आश्रयदाता उमेद सिंह था। कोटा चित्रकला के अनुपम उदाहरण आखेट के दृश्यों वाले चित्र हैं, जो कनोडिया संग्रहालय में और अमेरिका के क्लीवलैंड कला संग्रहालय में संरक्षित है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? तो बारबक जो है वो लेखा है, मुशरिफ ये गलत है, मुशरिफ गुप्तचर ये भी गलत है, मुत्सरिफ जो है वो शाही कारखाना ये सही है आपका। ठीक है, बरीद दरबारी शिष्टाचार ये भी गलत है। तो बारबक जो है वो दरबार की शान शौकत और नियमों की देखभाल करता था। मुशरिफ वो राज्य की महालेखाकार होता था और राज्य की आय पर नियंत्रण रखता था। इसकी सहायता के लिए एक नाजिर होता था, जो अपने सहायक कर्मचारियों के द्वारा समस्त राज्य की आमदनी के हिसाब की देखभाल करता था। मुशरिफ जो है वो शाही कारखाने से संबंधित अधिकारी था। वैसे प्रत्येक कारखाने के लिए एक मुशरिफ की नियुक्ति की जाती थी और सभी कारखानों के ऊपर एक प्रधान मुशरिफ होता था। बरीद जो है इसका मुख्य कार्य शासक को प्रत्येक प्रकार की सूचनाओं से अवगत कराना था और इस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी वरीद मामलिक कहलाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बादशाहों के मकबरों में से किस एक मकबरे में मध्य वाला गुंबद निर्मित नहीं है? तो ये है अकबर का मकबरा। जहांगीर के समय में बनी सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में आगरा के निकट सिकंदरा में बना अकबर का मकबरा है। चारों तरफ से एक मील के घेरे में फैले हुए विस्तृत बगीचे के बीच बना ये 5 मंजिल का मकबरा अकबर के विशाल और उदार हृदय का प्रतीक है। मकबरे के चारों कोनों पर संगमरमर के बने हुए 4 गुंबद है, लेकिन बीच का गुंबद अनुपस्थित है। इसकी बनावट के आधार पर विद्वानों ने इसे बौद्ध कला का एक मिश्रित रूप माना। पर्सी ब्राउन ने इसे अपनी तरह की इमारतों में सबसे अधिक पूर्ण माना है। नेक्स्ट है, किल मुगल बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त किया था? तो शाहजहां ने किया। बाद में सिजदा, जो कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना है, पैबो सुल्तान के निकट आकर उसके चरणों को चूमना है, की परंपरा बलबन ने शुरू की थी। शाहजहां ने इसे गैर इस्लामिक मानता था और इसलिए इसने सिजदा प्रथा को सदैव के लिए दरबार से समाप्त कर दिया। सिजदा मूलतः फारसी प्रथा थी। बलबन का राजत्व सिद्धांत फारसी परंपरा पर आधारित था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया? तो ये बन गया था आपका अहमदनगर। शाहजहां के शासनकाल में अहमदनगर मुगल साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया। बारार के इमाद शाही राज्य को अकबर ने समाप्त कर दिया था और अहमदनगर के निजाम शाही राज्य को शाहजहां ने समाप्त कर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुलह कुल का निम्न में से किसने वर्णन किया है?
तो सुलह कुल का वर्णन किसने किया भैया? बदायूनी ने। ठीक है, सुलह कुल का विस्तृत वर्णन बदायूनी ने किया। बदायूनी के अनुसार 1582 में अकबर ने दीन-ए इलाही का तौहीद-ए इलाही प्रचलित किया। इसका उद्देश्य एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना था। इसी के तहत अकबर ने सुलह कुल यानी कि सर्वभाव मैत्री का संदेश दिया। नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित वेधशालाओं में से एक थी, तो उज्जैन में इनकी वेधशाला है। सवाई जयसिंह आमेर के कछवाहा, नरेश और जयपुर के संस्थापक हैं। सवाई उसकी उपाधि थी जो मुगल सम्राट फर्रुखशीर के द्वारा उसे विधिवत रूप से प्रदान की गई थी। 1727 में उसने जयपुर नगर की स्थापना करी, जयसिंह ने, जो व्यवस्थित रूप से बसाया गया प्रथम नगर था। उसने जयपुर, मथुरा, बनारस, दिल्ली, उज्जैन में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। उसने जयगढ़ नामक एक दुर्ग और कुछ मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। 1743 में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, कौन मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था परंतु उलेमा के आक्रामक प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका? वो था बहादुर शाह प्रथम। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने 1710 में आदेश दिया कि साम्राज्य में शुक्रवार की नमाज में खुतबा पढ़ते समय पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारियों में अली के वर्सी को भी जोड़ दिया जाए, परंतु सुन्नी जगत और उलेमा के बादशाह के इस आदेश का विरोध किया और इस नए खुतबे के प्रश्न पर साम्राज्य के विभिन्न भागों में उपद्रव और अशांति उत्पन्न हो गई। ऐसी परिस्थितियों में उसने खुतबा में परिवर्तन करने के आदेश को वापस ले लिया और औरंगजेब के शासनकाल की भांति खुतबा पढ़ा जाने लगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो अजीजुद्दीन ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। जहादर शाह के द्वितीय पुत्र अजीजुद्दीन ने बादशाह बनने के पर आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण करी। इसे वजीर इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह के स्थान पर बादशाह की गद्दी पर बैठाया था। उसका शासनकाल 1574 से 1559 तक था और उसका सारा जीवन जेल में बीता, अतः उसने ना तो युद्ध का अनुभव था और ना शासन प्रबंध का। वो इतिहास की पुस्तकें पढ़ने का शौकीन था। अपने 5 वर्ष के अल्प शासनकाल में वो अपने वजीर इमाद उल मुल्क के हाथ का खिलौना बना रहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यूसुफ आदिल शाह और अहमदनगर सुमेलित नहीं है। बाज बहादुर मालवा, सुल्तान मजदा शाह गुजरात सही सुमेलित, कुतुब शाह गोलकोंडा से, ये भी सही सुमेलित है। ठीक है, तो बाज बहादुर मालवा का शासक था जिसे 1562 में अकबर के सेनापति अब्दुल्लाह उजबेग ने हराकर मालवा को छीन लिया। बाद में बाज बहादुर को 400 की मनसब देकर दिल्ली भेज दिया गया। जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर गुजरात पर शासन किया। 1411 में उसकी मृत्यु हुई। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का सुल्तान था जिसने आदिल शाही वंश की स्थापना की थी जो 1686 तक कायम रहा, जबकि अहमदनगर का संस्थापक निजामुल मुल्क का पुत्र मलिक अहमद था। उसने निजाम शाही वंश की स्थापना की थी। शाहजहां ने 1633 में इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कुतुब शाह गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का संस्थापक था जिसे 1687 में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट समुदाय का प्लेटो किसे कहा गया है? तो जाट समुदाय का जो प्लेटो कहा गया है वो कहा गया है सूरजमल को। ठीक है, तो 1756 में सूरजमल जाट राज्य का उत्तराधिकारी बना। उसने जाट राज्य को चतुराई, सूक्ष्म बुद्धि और स्पष्ट दृष्टि थी। लोग इसको जाटों का अफलातून के नाम से स्मरण करते हैं। 1763 में इसकी मृत्यु हो गई और उसके पश्चात जाट राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन-ए इलाही को ग्रहण किया था? तो अकबर के दीन-ए इलाही को बीरबल ने ग्रहण किया था। ठीक है, अकबर ने 1582 में तौहीद-ए इलाही नामक एक नया धर्म स्थापित किया जो सूफी सर्वेश्वरवादी विचारधारा पर आधारित था, जो बाद में दीन-ए इलाही के नाम से विख्यात हुआ। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था और हिंदुओं में केवल महेश दास और बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया। यद्यपि दीन-ए इलाही के सदस्यों की संख्या कुछ हजार तक पहुंच गई, किंतु साम्राज्य के अधिकांश प्रतिष्ठित हिंदू एवं विशिष्ट पुरुष इसमें सम्मिलित नहीं हुए। इस नवीन धर्म की दीक्षा के लिए रविवार का दिन निश्चित था और इस दीक्षा के दौरान दीक्षित व्यक्ति को अकबर का प्रियोद्घोष अल्लाह अकबर कहना पड़ता था। विदेशी यात्रियों में से कौन वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए ले जाया जाता था? तो ये है एडवर्ड टेरी। एडवर्ड टेरी थॉमस रो का पादरी था। 1616 से 1619 तक भारत में रहा। उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि बादशाह भले ही कहीं भी स्थित हो उसके लिए गंगा जल की व्यवस्था की जाती थी। गंगा का पानी लाने के लिए अलग से कर्मचारी नियुक्त थे। गंगा जल सुंदर तांबे के बर्तनों में लाया जाता था। तांबे के घड़े के अंदर कलई की हुई होती थी और पानी भरने के बाद जलवाहकों को देने से पूर्व उन्हें अच्छी तरह से टांका लगाकर बंद कर दिया जाता था। नेक्स्ट है, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? तो ये था मुल्ला याजदी।
1589 में अकबर ने अब्दुल नबी व अब्दुल्ला सुल्तानपुरी को हज पर मक्का जाने वालों की टोलियों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी और साथ ही आदेश दिया कि वे उसकी अनुमति के बिना वापस न आए। लेकिन उसके निर्वासन से आलियों को गैर वफादारी का बढ़ना नहीं रुका। 1580 में जब बंगाल और बिहार के कुछ सरदार दाग प्रणाली के अमल से विक्षुब्ध होकर विद्रोह पर उतर आए और मिर्जा हाकिम को बादशाह घोषित कर दिया, तभी जौनपुर का काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी ने फतवा जारी कर दिया कि अकबर के विरुद्ध बगावत कानूनी है और बंगाल के काजी ने कहा कि ये बगावत आलियों को मदद ए माश से वंचित करने के कारण बरसा खुदाई कहर है। विद्रोह को दबाने के बाद इन दोनों को आगरा तलब किया गया और यमुना नदी पार करते समय दोनों को डुबाकर मार देने का हुक्म जारी कर दिया गया। बहुत से अन्य मुल्ला या तो कैद में डाल दिए गए या वे बचने से इधर उधर भाग निकले। नेक्स्ट है, जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या करी थी? तो ये थी मानबाई। ठीक है, तो सलीम और जहांगीर का पहला विवाह जो है, सलीम अथवा जहांगीर का पहला विवाह 1585 में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मानसिंह की बहन मानबाई से हुआ था। इस पत्नी से खुसरो का जन्म हुआ। सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह मारवाड़ा की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के साथ हुआ था और इसी से खुर्रम का जन्म हुआ था। मानबाई को सलीम ने शाह बेगम का पद प्रदान किया था। मानबाई ने 1604 में अपने पुत्र खुसरो के पितृभक्तिहीन व्यवहार से आंतरिक अवसाद खाकर आत्महत्या कर ली थी और इस घटना से जहांगीर पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने 4 दिनों तक भोजन पानी का स्पर्श तक नहीं किया। जहांगीर के अंतःपुर में कुल 800 स्त्रियां थी। नेक्स्ट है, रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम है? तो रोशन अख्तर जो है वो मोहम्मद शाह का दूसरा नाम था। रफीउद्दौला की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से मुगल सिंहासन पर बिठाया। ये बहादुर शाह प्रथम का चौथा बेटा था और उसके विषय में कहा जाता है कि इससे पहले दिल्ली के सिंहासन पर उससे अधिक लापरवाह सम्राट कभी नहीं बैठा था। मोहम्मद शाह 17 वर्ष का युवा बालक था जिसने अपना अधिकांश समय महल की चारदीवारी में हरम के हिंजड़ों और औरतों के साथ बिताया। किसी ने उसकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि वो दिल्ली सिंहासन पर बैठेगा। सार्वजनिक मामलों के प्रति उसकी उदासीनता और सुरा सुंदरी में तल्लीनता के कारण उसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह से जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी? तो मोहम्मद शाह से जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी फतेहचंद ने। ठीक है, कब? 1723 से 24 एडी में। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में किस वर्ष को इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ ने सर्वाधिक संकटपूर्ण समय माना है? तो ये है 1581। 1580-81 में अकबर को अपने जीवन की भीषणतम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी अत्यंत ही कठिन परीक्षा हुई। भारत में विद्रोह, काबुल से आक्रमण और डेरे से असंतोष सभी ने मिलकर उसकी सहन शक्ति और योग्यता की परीक्षा की। तो भी अकबर दृढ़ता पूर्वक बवंडर से लड़ता रहा और प्रत्येक कठिनाई पार कर सका। इस विशाल सफलता के उपलक्ष्य में 1582 का वार्षिक दरबार बहुत बड़े पैमाने पर मनाया गया। सभी सूबेदारों की हाजिरी की आज्ञा मिली। इसी अवसर पर इसने नौरोज का त्योहार शुरू किया। इसने प्राचीन ईरानी शाहों के अनुकरण पर दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तान किया करते थे। भीषण राजनीतिक परिस्थिति वश अस्थायी रूप से स्थगित मालगुजारी सुधार का काम हाथों में लिया गया। 1582 में टोडरमल प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है, बहादुर शाह जफर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 1845 में उसे उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था, ये असत्य है। वो बिना साम्राज्य के सम्राट था, ये सत्य है। वो बिना युद्ध के अनुभव का योद्धा था, ये भी सत्य है। और हसन हस्करी उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक था, ये भी सत्य है। अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय बादशाह बना और उसे शाही खिताब रखने की आज्ञा दे दी गई। वो बिना साम्राज्य के अंग्रेजी पेंशन याफ्ता सम्राट था। हसन अस्करी उसका आध्यात्मिक गुरु था। उसे शायरी का शौक था और वो जफर उपनाम से शायरी लिखता था। उसने 1857 के जन विद्रोह में भाग लिया। पकड़े जाने पर उसे देश निकाला देकर बर्मा की रंगून जेल में कैद कर लिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी याद में वहां मकबरा बनाया गया। अतः ये असत्य है कि 1845 में उससे उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था और उसका काल 1837 से 57 था। अब यहाँ पे मिलाना है कूट। ठीक है, तो बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। ठीक है, चलो मिलाते हैं। तो बाबर ने जो है वो को मिलान करेंगे हम जामा मस्जिद संभल से, हुमायूं दीनपना, अकबर जहांगीरी महल और जहांगीर को अकबर का मकबरा से। ठीक है, तो ये आपस में नहीं, एक मिनट गड़बड़ है कुछ। हाँ, ये सुमेल है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बाबर के द्वारा निर्मित 2 भवन शेष हैं। एक तो पानीपत की काबुली बाग मस्जिद और दूसरी रोहिलखंड में संभल की जामा मस्जिद। इन दोनों मस्जिदों का निर्माण 1528-29 में सैनिकों के नमाज पढ़ने के लिए हुआ था। ठीक, हुमायूं की बात करें तो हुमायूं ने दिल्ली में दीनपना नामक एक भवन का निर्माण कराया था और इसके अतिरिक्त उसने आगरा और फतेहाबाद हिसार में 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था।
अकबर ने क्या किया, अकबर ने आगरा के किले में 500 अधिक भवनों का निर्माण कराया था। उनमें जहांगीरी महल और अकबरी महल प्रमुख है। जहांगीर ने अकबर का मकबरा जहांगीर के काल का सबसे सुंदर और वैभवशाली भवन है। वो सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पे बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिष्टाबाद रखा था। ये आगरा से 5 मील दूर दिल्ली जाने वाली सड़क पर स्थित है। नेक्स्ट है गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर था। तो ये अंतर था 39:41 का। अकबर ने भूमि की नपाई के लिए अपने शासनकाल के 31वें वर्ष 1586-87 में गजे सिकंदरी 39 अंगुल या 32 इंच के स्थान पर गजे इलाही 41 अंगुल या 33.5 इंच का उपयोग शुरू किया। इसके पूर्व भूमि की पैमाइश में सिकंदरी गज का ही प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? तो अब्दुल समद को। ख्वाजा अब्दुल समद हुमायूं के समय का चित्रकार था, जिसे हुमायूं ने शीरी कलम की उपाधि से विभूषित किया था। इसी ख्वाजा अब्दुल समद को नवयुवक सम्राट अकबर ने शाही टकसाल का अध्यक्ष और बाद में मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था। अब्दुल समद भारतीय ईरानी यानी कि इंडो पर्शियन शैली का चित्रकार था। नेक्स्ट है मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो सवार पद जात पद से अधिक हो सकती थी। जहांगीर काल में सवार पद में संशोधन हुआ और दुअस्पा सीअस्पा की व्यवस्था की गई। अकबर के समय यह नियम बनाया गया था कि किसी मनसबदार का सवार पद उसके जात पद से अधिक नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त यह भी नियम था कि सर्वोच्च पद 500 या फिर 5000 सवार का होगा। इस नियम का पालन सिद्धांता रूप में दुअस्पा सीअस्पा की व्यवस्था के द्वारा ही संभव हो सका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? तो ये था मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा जो बाबर का बहनोई था, जिसको आगरे की गद्दी पर बैठने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि बाबर का प्रधानमंत्री खलीफा निजामुद्दीन अली के विचार में एक शक्तिशाली व्यक्ति के सिंहासन पर बैठने से राज्य के हितों की रक्षा हो सकती थी। मेहंदी ख्वाजा बाबर का संबंधी था। वो एक अनुभवी और योग्य शासक था। इसके विपरीत हुमायूं में महत्ता के कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हुए थे, किंतु अंतिम क्षण में सफलता हुमायूं को मिली और 30 दिसंबर 1530 को वो आगरा के सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट है दक्कन की सूबेदारी के अपने द्वितीय काल में औरंगजेब ने इस क्षेत्र में टोडरमल के राजस्व सुधारों को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया था? तो मर्शीद कुली खां की सहायता से क्रियान्वित किया था। 1653 में औरंगजेब और द्वितीय बार दक्षिण का राज्यपाल नियुक्त हुआ। द्वितीय शासनकाल में औरंगजेब ने उसी राजस्व पद्धति को दक्षिण में प्रचलित किया जो उत्तर में टोडरमल के द्वारा चलाई गई थी। इस कार्य में मुर्शीद कुली खां ने उसकी सहायता करी और औजार और बीज खरीदने के लिए कृषकों की पेशगी धन दिया गया। योग्य और निष्कपट व्यक्तियों को प्रशासक नियुक्त किया गया और फलतः शासन की गति में सुधार हो गया। नेक्स्ट है जहांगीर के सिंहासनारोहण के समय वीर सिंह देव बुंदेला को कितना पद अथवा मनसब प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 3000। जहांगीर ने 1602 में अपने मित्र वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी, जिसे अकबर ने फांसी की सजा दी, किंतु वो भाग गया। जब जहांगीर सिंहासनारूढ़ हुआ तो उसने अपने समर्थकों की एक जमात इकट्ठी करी और उसने अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुंदेला को 3000 घुड़सवारों का मनसब प्रदान किया था। निम्नलिखित में से कौन दो पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम और जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? तो ये थे दारा एवं औरंगजेब। तो शाहजहां 1623 में कंधार न जाकर विद्रोह कर दिया और उसे दिल्ली के दक्षिण बलोचपुर में उसे पूरी तरह हरा दिया गया। वो इधर उधर भटकता रहा। अंत में 1625 में उसका अपने पिता जहांगीर से मेल हो गया। शाहजहां ने रोहतास और असीरगढ़ समर्पण करना स्वीकार किया। औरंगजेब और दारा को जमानत के रूप में दरबार में भेजा। अपनी पत्नी मुमताज महल और पुत्र मुराद के साथ शाहजहां नासिक चला गया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक वजह की सही परिभाषा है? तो ये है भू राजस्व अनुदानों के द्वारा देय वेतन। वजह या वजह नगद वेतन के बदले अधिन्यायित भूमि थी। इसका प्रबंध करने वाले को वजहदार कहा जाता था, जिसका कार्य उस भूमि के राजस्व एकत्र कर अपना वेतन लेकर शेष राशि शाही कोष में जमा कराना था। नेक्स्ट है अकबर से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालक्रम पता करें। तो उज्बेक विद्रोह हुआ, उसके बाद में दाग व्यवस्था की शुरुआत हो गई, फिर उसके बाद में कश्मीर विजय हुई है। ठीक है, हाँ, तो अब्दुल्ला खां उज्बेक के नेतृत्व में 1564 में उज्बेकों ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। घोड़ों की दाग प्रथा का प्रारंभ 1574 में हुआ। 1586 में राजा भगवान दास के नेतृत्व में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को हराकर कश्मीर को काबुल प्रांत का एक भाग घोषित करके राज्य में
मिला लिया गया। नेक्स्ट है, भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे महाले पैबाकी कहा जाता था। ठीक है, भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे महाले पैबाकी कहा जाता था। राज्य के सीधे नियंत्रण और प्रबंधन में रखी गई भूमि को महाले खालसा कहा जाता था। मुस्लिम शासन के दौरान जो क्षेत्र जिसका राजस्व किसी राजकीय कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में एक नियत अवधि के लिए दिया जाता था उसे महाले जागीर कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल सेना नायकों में से कौन एक बुंदेलों के विरुद्ध शाहजहां के द्वारा नहीं भेजा गया था? तो वो था दारा शिकोह। शाहजहां के शासनकाल का पहला विद्रोह वीर सिंह देव बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह का था जो 1628-29 तक चला था। मुगल सेना ने 3 तरफ से आक्रमण किया। अब्दुल्ला खान ने पूर्व से आक्रमण किया और खाने जान ने दक्षिण से। पूरी सेना का नेतृत्व महावत खान ने किया था। स्वयं बादशाह शाहजहां ने 1629 में ग्वालियर पहुंचकर जुझारू सिंह के विद्रोह को दबा दिया। 1535-36 में पुनः जुझारू सिंह ने बुंदेलखंड में विद्रोह किया और बिना शाही हुक्म के 1635 में गोंडों की राजधानी चौरागढ़ पर आक्रमण कर वहां के राजा प्रेम नारायण की हत्या कर दी और इस घटना से शाहजहां बहुत कुपित हुआ। उसके विद्रोह का दमन करने के लिए औरंगजेब को भेजा। औरंगजेब के भीषण आक्रमण के सामने जुझारू सिंह को मुंह की खानी पड़ी। उसकी सेना तितर-बितर हो गई। जुझारू सिंह और उसके पुत्र विक्रमाजीत दोनों को गोंडों ने मार डाला और उसके सिर काटकर 1635 में शाहजहां के पास भेज दिया गया। अकबर के द्वारा इबादत खाना में निमंत्रित निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन जैन साधु नहीं था? वो था मेहरजी राणा। तो अकबर के द्वारा इबादत खानों में आमंत्रित जैन साधुओं में मेहरजी राणा जैन साधु नहीं था, वरन वह पारसी धर्म का विद्वान था। इबादत खानों में विभिन्न धर्मों के निम्न धर्माचार्य आमंत्रित किए गए: हिंदू धर्म पुरुषोत्तम एवं देवी, जैन धर्म हरविजय सूरी, जिन दर्शन चिन्ह सूरी, शांति चंद्र और विजयसेन सूरी इत्यादि थे। ईसाई धर्म है एका बीवा और मोसेरा। पारसी धर्म में दस्तूर मेहरजी राणा। नोट: अकबर ने अक्टूबर 1578 में सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन तुर्की भाषा में प्रवीण था और जिसे 400 का मनसब और इंग्लिश खां अथवा फिरंगी खां का विरुद्ध खिताब प्राप्त हुआ था? तो ये था हॉकिंस। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने भी बादशाह से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयत्न किया और विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो ब्रिटेन के प्रतिनिधि के रूप में बादशाह से मिले। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। उसके अतिरिक्त उसे इंग्लिश खां अथवा फिरंगी खां का विरुद्ध भी मिला था। किस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी? तो वो थे जदुनाथ सरकार। ठीक है, तो जदुनाथ सरकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी। सर जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब की हिंदू विरोधी धार्मिक नीति को भी मुगल के पतन का कारण बताया है। नेक्स्ट है, चित्तौड़ की संधि 1615 की शर्तों के विषय में सही नहीं है। तो बताओ क्या सही नहीं है इसमें? तो जहांगीर प्राचीन राजपूत वंशों को समाप्त करने के पक्ष में नहीं था। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। राणा को चित्तौड़ सहित मेवाड़ पुनः प्रदत्त कर दिया गया था, ये भी सही है। राणा चित्तौड़ में पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण नहीं कर सकेगा, ये भी सही है। राणा को व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में उपस्थित रहना था, ये गलत है। ठीक है, तो चित्तौड़ की संधि के अनुसार राणा को मुगल दरबार में व्यक्तिगत रूप से नहीं उपस्थित रहना था। उसने अपने पुत्र कर्ण को दरबार में भेजने की स्वीकृति मांगी। 1615 में मेवाड़ और मुगल के बीच निम्नलिखित शर्तों पर संधि हो गई। राणा ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। राणा ने मुगल वंश से विवाह संबंधों के लिए नहीं कहा गया। राणा ने स्वयं के स्थान पर पुत्र कर्ण को दरबार में बैठने की स्वीकृति मांगी, जिसे जहांगीर ने स्वीकार कर लिया था। जहांगीर ने मेवाड़ का संपूर्ण भू प्रदेश और चित्तौड़ का किला आदर पूर्वक राजा को दे दिया। शर्त सिर्फ ये थी कि चित्तौड़ के किले को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में से नहीं था? तो मददे माश भूमि का अधिग्रहण। तो जहांगीर के जो अध्यादेश थे उसमें मद निषेध था, बंदियों को क्षमादान था, तमगा और मीर बहरी की समाप्ति थी। इसके अलावा करों को हटाना था, सड़कों पर चोरी और डकैती संबंधी नियम थे, मृतकों की संपत्ति संबंधी नियम थे, मादक वस्तुओं का निषेध था, मकानों पर अधिकार अंगभंग का निषेध, धसबी का निषेध, अस्पतालों और हकीमों की व्यवस्था, निश्चित दिनों पर पशुवध का निषेध, रविवार के प्रति सम्मान, मनसब और जागीर की पुष्टि, मद में मांस, आइमा भूमि की पुष्टि और बंदियों की मुक्ति थी। नेक्स्ट है, खानजादा बेगम बहन थी। तो खानजादा जो है वो बाबर की बहन थी। खानजादा बेगम बाबर की बहन थी। बाबर 11 वर्ष की अवस्था में शासक बना था। शासन सत्ता दिलाने में खानजादा बेगम ने बाबर की मदद करी, लेकिन बाबर शासन करने में असफल रहा। वो अपने चाचा के द्वारा पराजित किया गया। फलस्वरूप बाबर ने भारत पे आक्रमण किया और बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण 1519 में बागौर और भेरा के किले पर था। नेक्स्ट है, अकबर के आदेश से लिखे गए मौलिक ग्रंथ थे। तो अकबर के आदेश से लिखे गए मौलिक ग्रंथ थे तारीफ अल्फी, आईन अकबरी और अकबरनामा। ठीक है,
तो अकबर के आदेश से ये तीनों लिखे गए। इनमें से आईने अकबरी का सबसे अधिक महत्व है। अकबर के बारे में सबसे विश्वसनीय जानकारी इसी पुस्तक से मिलती है और इसके लेखक हैं अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट है, निम्न से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? तो वो था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने गोलकुंडा राज्य को 1687 में जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। दक्षिण की नीति औरंगजेब के लिए नासूर सिद्ध हुई। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं। तो शेरशाह ने अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक फैले हुए साम्राज्य की स्थापना की थी? बिल्कुल नहीं। प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का घोतक है? बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, उसने कठोरता से कानून और व्यवस्था को लागू किया? ये भी सही है। शेरशाह ने सोने के सिक्कों का चलन समाप्त कर दिया? तो ये गलत है, उसने सोने के सिक्कों का चलन समाप्त नहीं किया था। ठीक है, प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का घोतक है और उसने कठोरता से कानून और व्यवस्था को लागू किया। शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक दिल्ली पर शासन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सम्राट अकबर ने अनेक भारतीय सामाजिक और संस्कृति रीति रिवाजों को अपनाया। इनमें से एक था मुगल शाही परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात सिर मुड़ाना। वो कौन महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात अकबर ने 1604 में अपना सिर और मूछें मुड़वा ली थी? तो बहुत बार ये क्वेश्चन किया हमने, हमीदा बानो बेगम यानी उसकी माता। तो अकबर की मां हमीदा बानो बेगम की मृत्यु पर अकबर ने अपना सिर मुड़वाया। अकबर ने अनेक भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों को अपनाया था जिसके तहत उसने अपनी मां की मृत्यु पर अपना सिर और मूछें मुड़वा यानी कि बनवा ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है, रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था शेरशाह के शासनकाल में। रोहतासगढ़ का दुर्ग निर्माण उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए शेरशाह सूरी ने कराया था। इस किले के निर्माण में उत्तर पश्चिमी सीमा पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। शेरशाह सूरी का शासनकाल मात्र 5 वर्ष का था। 1545 में उसकी मृत्यु हो गई और शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बाबर की माता थी? तो बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खातम। ठीक है, कुतलुग निगार खानम। महाभारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर का जन्म 1483 में फरगना में हुआ है। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर पिता पक्ष की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज था और माता पक्ष की ओर से चंगेज का 14वां वंशज था। ठीक है, नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से अलग स्वतंत्र हो गया? तो ये था मुर्शीद कुली खां। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया। 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। अंततः 1717 में बंगाल का सूबेदार औपचारिक बनाया गया। नेक्स्ट है, अंग्रेजों में से किसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा करी? तो वो था जॉन मिंडेन हॉल। अकबर के शासनकाल में पुर्तगाली, अंग्रेज और डच भारत में पहुंचे थे, परंतु 16वीं सदी में भारतीय समुद्र तट पर पुर्तगाल ही प्रभावित थे। अंग्रेजों और डचों को इस सदी में कोई व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई। पुर्तगालियों ने गोवा, चौल, बंबई निकट के समुद्र तट पर अपना प्रभाव अवश्य स्थापित कर लिया था। अकबर के दरबार में उन्होंने समय समय पर ईसाई पादरी भेजे, चर्च स्थापित करने की आज्ञा ली और अकबर को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया, परंतु अच्छे संबंधों के अतिरिक्त पुर्तगाली अन्य लाभ नहीं पा सके। लेकिन एलिजाबेथ के दूत के रूप में जॉन मिंडेल हॉल ने शासक अकबर के दरबार में 1599 से 1606 के बीच में 2 बार यात्रा करी और व्यापारिक रियासत प्राप्त करने का दावा किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लेखों में से किसे हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की थी? तो ये की थी ख्वाजा मीर को। ख्वाजा मीर को हुमायूं ने संरक्षण दिया। ख्वाजा मीर ने कानून हुमायूनी की रचना करी जिसे हुमायूंनामा भी कहा जाता है। इसमें हुमायूं के शासनकाल का वर्णन किया गया है। हुमायूं ने उसे अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की थी। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो बताओ क्या सही नहीं है? अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 प्रादेशिक इकाइयों में विभाजित किया जिन्हें सूबा कहा जाता था। ये तो सही है। एक सूबा कई सरकारों में विभाजित होता था। ये भी सही है। एक सरकार को फरगनों में विभाजित किया जाता था। ये भी सही है। एक परगने को शिक्त में विभाजित किया जाता था। ये आपका गलत है और यही आपका आंसर है। तो प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया था। इन इकाइयों को सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार को पुनः परगना या महालों में विभाजित किया गया था। इन परगनों को गाँव में विभाजित किया गया और ये गाँव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। परगनों के अंतर्गत गाँव होते थे जिन्हें मावदा या दी कहा जाता था। परगने का प्रमुख अधिकारी शिकदार होता था। ठीक है, नेक्स्ट है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो जहांगीर को जो है वो लाहौर में दफनाया गया। जहांगीर अकबर का पुत्र था। नूरजहां के दरबारी राजनीति में प्रादुर्भाव के साथ ही उसकी भूमिका घटती गई और इसी कारण अत्यधिक शराब सेवन आदि के फलस्वरूप उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। अक्टूबर 1627 में कश्मीर से लौटते समय उसकी मृत्यु हो गई। उसे लाहौर लाया गया जहां उसके मकबरे के स्थान शाहदरा लाहौर में उसे दफना दिया गया। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था? तो वो था वकील। अकबर के समय में केंद्र में एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रमुख वकील मुतलक बादशाह का प्रतिनिधि था, जिसमें वकील ए दीवान, वजीर
वजीर दोनों के अधिकार सम्मिलित थे, इसलिए वकील को सर्वशक्तिमान वजीर भी कहा गया। अकबर के प्रारंभिक वर्षों एवं हुमायूं का अंतिम वकील मुतलक प्रधानमंत्री बैरम खां था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर के संत की दरगाह पर श्रद्धा प्रदर्शन के लिए लाया गया था। तो ये था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर श्रद्धा प्रदर्शन के लिए गया था और इनकी दरगाह दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण इन्हीं के नाम पर किया गया और ये चिश्ती संप्रदाय के संत थे। कृषकों के कल्याण के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो बताइए कब की थी? तो ये की थी शेरशाह ने। शेरशाह सूरी दिल्ली पर राज्य करने वाले द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था। शेरशाह के प्रशासनिक सुधार दूरगामी परिणाम वाले सिद्ध हुए। इनके शासन प्रबंधन की जानकारी अब्बास खां सरवानी की पुस्तक तारीखे शेरशाही से मिलती है। शेरशाह ने सरकार और कृषकों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। पट्टा सरकार के द्वारा किसानों को दिया जाता था, जिसमें निर्धारित लगान का ब्यौरा होता था। किसान कबूलियत पत्र द्वारा इन्हें स्वीकार करता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन कहता है कि उलेमा से बलपूर्वक महजर पर हस्ताक्षर कराए गए थे? तो ये कहता है अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी कहता है कि उलेमा से बलपूर्वक महजर पर हस्ताक्षर कराए गए। अब्दुल कादिर बदायूनी एक फारसी मूल के भारतीय इतिहासकार और अनुवादक रहे थे। ये मुगल काल में भारत में सक्रिय थे। इनके पिता मुलुक शाह थे। इन्होंने सूफीवाद का भी अध्ययन किया और अकबर ने इन्हें अपने दरबार में 1574 में इस्लाम धर्म के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अभिकरण मुगलकालीन जागीरों और जागीरदारों की कार्रवाइयों का विवरण रखता था? तो ये था सवानी निगार। ठीक है, सवानी निगार अभिकरण मुगलकालीन जागीरों और जागीरदारों की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। मुगल काल में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जागीर प्रदान की जाती थी, जिससे उपेक्षा की जाती थी कि वो सरकार के प्रति निष्ठावान रहेंगे। नेक्स्ट है, खुर्रम का विद्रोह, धर्मत का युद्ध, चौसा का युद्ध या फिर खुसरो का युद्ध? तो भैया चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, खुसरो का विद्रोह 1606 में हुआ था, खुर्रम का विद्रोह 1623-26 में हुआ और धर्मत का युद्ध हुआ 1658 में। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह की संतानों का जन्म शाही हरम के बजाय सूफी संत की खानकाह में हुआ था? तो वो था अकबर। मुगल बादशाह अकबर की संतानों का जन्म शाही हरम के बजाय सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह में हुआ था। वस्तुतः अकबर के सभी पुत्र उसके युवा काल में ही चल बसे थे। शेख सलीम चिश्ती ने सम्राट को 3 पुत्र देने का आशीर्वाद दिया। जब 1569 में अकबर की बेगम जयपुर की राजकुमारी उस जमानी गर्भवती हुई तो शेख की कुटी में भेज दी गई, जहां 30 अगस्त 1569 को उसने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम शेख के नाम के आधार पर ही सुल्तान मोहम्मद सलीम रखा गया। अकबर उसे शेखू बाबा ही कहता था। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था? तो वो है बिसनदास। ठीक है, जहांगीर के अधीन असंख्य चित्रकार काम कर रहे थे। उनमें फारूक बेग, दौलत मनोहर मंसूर, बिसनदास और अबुल हसन प्रमुख थे। बिसनदास को जहांगीर ने अपने दूत के साथ फारस यानी कि ईरान के शाह अब्बास और उसके परिवार के सदस्यों तथा दरबार के चित्र बनाने हेतु ईरान भेजा था। बिसनदास जब फारस से लौटा तो जहांगीर उसके काम से संतुष्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर किस संत की दरगाह पर श्रद्धा प्रदर्शन के लिए गया था? तो वो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर श्रद्धा प्रदर्शन के लिए गया था। इनकी दरगाह दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण इन्हीं के नाम पर किया गया है और ये चिश्ती संप्रदाय के संत थे। नेक्स्ट है, कृषकों के कल्याण के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शुरू की थी? तो पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शुरू करने वाला था शेरशाह। शेरशाह सूरी दिल्ली पर राज्य करने वाला द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था। शेरशाह के प्रशासनिक सुधार दूरगामी परिणाम वाले सिद्ध हुए। इनके शासन प्रबंधन की जानकारी अब्बास खां सरवानी की पुस्तक तारीखे शेरशाही से मिलती है। शेरशाह ने सरकार और कृषकों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। पट्टा सरकार के द्वारा किसानों को दिया जाता था, जिसमें निर्धारित लगान का ब्यौरा होता था। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन कहता है कि उलेमा से बलपूर्वक महजर पर हस्ताक्षर कराए गए थे? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, तो इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी कहता है कि उलेमा से बलपूर्वक महजर पर हस्ताक्षर करवाए गए थे और अब्दुल कादिर बदायूनी एक फारसी मूल के
सेम क्वेश्चन है यार ये तो, चलो छोड़ो। निम्न में से कौन सा अभिकरण मुगलकालीन जागीरों और जागीरदारों की कार्रवाइयों का विवरण रखता था? मुझे लगता है ये रिपीट हो गया ना, मैं ऊपर चली गई ज़्यादा। यहाँ पे पढ़ना था। दीने इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। ये कथन किसका है? ये है वी.एस. स्मिथ का। दोबारा से रिपीट हो गया। ठीक, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वर्णन संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृतांत संग्रह से किया गया था? तो ये है अकबर। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल की सबसे लोकप्रिय पुस्तक संस्कृत में महेश ठाकुर की सर्वदेश वृतांत संग्रह शीर्षक से है, और इस पुस्तक में शायद ऐसी किसी भी सैनिक या राजनीतिक घटनाओं का जिक्र नहीं है जिसका वर्णन समकालीन फारसी साहित्य में है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इबादत खाना की चर्चाओं में अबुल फजल की भूमिका महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल ये सही है। इबादत खाना की धार्मिक चर्चाओं ने अकबर के धार्मिक विचारों के विकास में कोई भूमिका नहीं निभाई, तो यही आंसर है आपका, ये सही नहीं है। परिवर्तित काल में इबादत खाना सभी धार्मिक नेताओं के लिए खोल दिया गया था, ये सही है। इबादत खाना की स्थापना 1575 में की गई, ये भी सही है। ठीक है, तो अकबर ने 1575 में इबादत खाना का निर्माण कराया था, ये भी हम बहुत बार इस पूरे उसको पढ़ चुके हैं, तो अब नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, और ये पता नहीं कैसे दोबारा से रिपीट कर लिया मैंने, मुझे पता ही नहीं चला, यहाँ से यहाँ तक आ गया, दोबारा से पढ़ डाला। चलो ठीक है, तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और आज हमने पूरा मुगल वंश कंप्लीट कर लिया, तो मुगल वंश हमारा हो जाता है समाप्त। तो इसी तरह से हमने 3 टॉपिक अपने कवर कर लिए हैं। पहला राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हमने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन कंप्लीट किया था। दूसरा टॉपिक हमने मध्यकालीन संस्कृति से किया, जिसमें हमने धार्मिक नीति पढ़ी, सूफीवाद पढ़ा, भक्ति आंदोलन पढ़ा, कला और स्थापत्य साहित्य पढ़ा था। और तीसरा टॉपिक ये हमने कंप्लीट किया है मुगल वंश, जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास है सबका, बाबर का, हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का, और इसके साथ साथ मुगल साम्राज्य का पतन से भी हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो हमारे 3 टॉपिक हो गए हैं कवर। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो कौन सा टॉपिक करें, अब बताओ जल्दी से। अब जो इससे कम जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए थे, वो हो गया पहला। दूसरा मध्यकालीन संस्कृति वाला भी हो गया, और आज ये मुगल वंश भी हो गया। ठीक है, अब उससे कम जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो हमारे पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि हम कौन सा, तो वो हम अब करेंगे टॉपिक दिल्ली सल्तनत वाला। ठीक है, तो अब हम दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक करेंगे, क्योंकि उसमें 400 आसपास, यानी 500 समझ लो उसके भी, तो 400 के आसपास आपके क्वेश्चन है, 488 के आसपास। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में, जिसमें हम राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास पूरा पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास कंप्लीट करेंगे, तो हम दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ेंगे। इसमें आपके 488 क्वेश्चन है। ठीक है, तो कल से हम शुरू करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत को, कमर कस लो भैया, कल से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा। 488 क्वेश्चंस है, और आज की अपनी 500 प्लस, तो हमने 500 मुगल वंश के हमने क्वेश्चन करे 534 पूरे 5 क्लासेस में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। 5 ही क्लासेस आपकी दिल्ली सल्तनत की भी होंगी। ठीक है, क्योंकि 488 क्वेश्चन है, तो हर क्लास में हम 100 क्वेश्चन करेंगे, तो ये 88 क्वेश्चन आपकी 5वीं क्लास में जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगी क्लास? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर किया करिए। ठीक है, शेयर ज़रूर किया करिए, और साथ ही साथ फीडबैक ज़रूर दिया करिए, और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। ठीक है, अगर आपको और किसी सब्जेक्ट की डिमांड है तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगी आपको क्लास देने की। वैसे मेरा हिस्ट्री चल रहा है ये, और हिस्ट्री को ही कंप्लीट करना फ़िलहाल टारगेट है, क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा है, और अभी हमने सिर्फ 3 टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, तो चौथा टॉपिक हम कल से शुरू करेंगे, दिल्ली सल्तनत वाला। ठीक है, मैं भी आज काफ़ी लंबा ये क्लास हो गई है, क्योंकि इसमें हमने 134 क्वेश्चंस करे हैं ना, तो थोड़ा लंबा हो गया, और इसमें डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा लंबा दिया था आज की क्लास में, और मैं पूरा ही डिस्क्रिप्शन आपके लिए पढ़ती हूँ, कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।